अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आज इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन है, मेरी सिस्टर मुनीरा प्रेजेंटेशन देंगी इंस्टेड ऑफ सीरा सेशन। हम ये एक प्रेजेंटेशन है शहाब साकिब के ऊपर, क्योंकि पिछली दो दफा हमने इसरा और मिराज के ऊपर डिस्कशन की थी। किस तरह अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों के ऊपर लेकर गए और वहां से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपको लिनुरियकुम मिन आयातिनल कुबरा, कि मैं ताकि हम आपको बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं। मतलब नासा जो है वो पहले आसमान तक ही पहुंच सकी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कैसे बड़ी बड़ी निशानियां सातों आसमान और उसके ऊपर भी लेकर गए। तो ये बड़ी बड़ी निशानियां उसी का एक सीक्वेंस है कि सितारे और गैलेक्सीज के उसके बारे में आज इंशाल्लाह सिस्टर मुनीरा हमें और ज्यादा हमें अपनी रिसर्च हमारे साथ शेयर करेंगी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन नोट डाउन, और अगर वो बीच में पॉज देती हैं तो यू यू कैन आस्क क्वेश्चन देन, और फिर या फिर बिल्कुल सेशन के एंड में आप क्वेश्चन अपने आंसर पूछ सकते हैं। तो चलते हैं। सिस्टर मुनीरा, आप रेडी हैं तो इंशाल्लाह आप स्टार्ट करिए। जी जी सिस्टर मुनीरा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ उम्मीद है सबको आ रही होगी इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जैसे लास्ट टाइम आपको ने इंट्रो दिया ना कि हम सब मिस इसरा और मिराज के वाक़े पे गौर कर रहे थे, तो फिर वहीं से ये एक टॉपिक भी जनरेट हुआ था कि आसमान पे जो ये सितारे हैं, ये इनकी माहियत तो इनके कैसे इनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में डिस्कस किया है। तो है ये एक ह्यूज टॉपिक है जो कि अंडर द होल कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी के अंदर डिस्कस किया जा सकता है, और कुरान पाक में बहुत सारी आयत हैं जो इस सारे मामलात को कवर करती हैं। तो इनमें से एक छोटा सा टॉपिक उठा के जिसका मतलब जिसको हम साइंस की और फिनोमेना में प्लीज सब लोग एक दफा दुआ कर दें कि हमारा सेशन, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत अच्छा सही नहीं चल रहा है, तो अल्लाह करे सिस्टर मुनीरा की तरफ कोई प्रॉब्लम ना हो और सही से प्रेजेंटेशन हो, जो सब हो जाए। सब आप लोग दुआ जरूर करें। आमीन आमीन। ये क्लाशन ने ठीक कहा, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मेरा इंटरनेट बिल्कुल बंद हो चुका था और अल्लाह ने शुक्र है फिर से रिवाइव कर दिया। अच्छा, शाब साकिब का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा शैतानों से भी रिलेटेड है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि शैतान बहुत ज़्यादा हमलावर होगा। इट्स ऑल अबाउट लाइक शयातीन के साथ शूटिंग स्टार्स का क्या ताल्लुक है। सोलो स्टार्स के एक इस्लामी कंसेप्ट है कि स्टार्स जो हैं, शूटिंग स्टार्स जो हैं, वो आसमान में जो है उनको इस्लाम के अंदर जो है वो कैसे जो है हम परसीव करेंगे और कंसीडर करेंगे। इसके 2 पहलू प्रेजेंटेशन होंगे। नहीं नजर आ रही सिस्टर आशा, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दो। इसके ना 2 पहलू हो सकते हैं शाब साकिब को। इसको इंग्लिश में जो है वो कुछ लोग शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, कुछ लोग फॉलिंग स्टार्स भी कहते हैं। तो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द होल सिनेरियो के व्हाट्स द साइंस सेज अराउंड दिस टॉपिक एंड व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बट हैज बीन सेड इन द कुरान एंड सुन्ना, सो वी कैन अंडरस्टैंड के बेसिकली ये फिजिकल फिनोमेना कैसा है, व्हाट द साइंस बिहाइंड इट, और इसकी एक्चुअल जो है वो हमें जो है अल्लाह ताला की किताब से जो है इस बारे में क्या तफासिर मिलती हैं। चूंकि ये एक विजिबल फिनोमेना है ना, देखें बाकी कॉस्मोलॉजी में जो भी आसमानों में जो हो रहा है ना वो इतना हमारे लिए विजिबल नहीं है। मतलब वो दूर के स्टार्स है ना आसमान, तो बहुत ही हमारी पहुंच में नहीं है, नजर आते हैं। लेकिन शूटिंग स्टार इज अ लाइक फिजिकल डायनामिक फिनोमेना जो आसमान में हमें समटाइम डेली समटाइम रेयर इन स्काई जो है ना वो एनीवन किसी को भी ऑब्जर्व हो जाता है। इट कैन बी सीन एनीवेयर in the whole sky in the world in any part of the time। तो स्पेसिफिक टाइम इसके लिए डिसाइडेड नहीं होता। ठीक है आशा, इफ यू कैन ओपन द पीपीटी प्लीज। तो शहाब साकिब से स्टार्ट करते हैं। वर्ड है शहाब और साकिब, ये 2 वर्ड्स का ना कॉम्बिनेशन है, शहाब और साकिब। कुरान पाक में भी इसको जहाँ पे तस्करा किया गया है, शहाब एक मेजर वर्ड है। इट हैज बीन मेंशन्ड अगेन एंड अगेन कुरान पाक इन मेनी टाइम्स इन मेनी आयत मुबारका। और साकिब जो है वो कुछ जगहों पे तस्करा किया गया है। आपने मैंने तस्वीर लिखा है ना, तस्वीर में लगाई हुई है। 2 बातें मैं जानना चाहूंगी, आप में से कितने लोगों का साइंस का बैकग्राउंड है, सो दैट वी कैन कीप इट सिंपल और आइदर वी मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स। और दूसरा बात ये है कि आप में से किस किसने शूटिंग स्टार देखा हुआ है। मतलब तो आपको इमेजिन करना होगा, आप अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा करना होगा कि एक शूटिंग स्टार जब मूव करता है तो हमें एक लंबी सी टेल नजर आती है ना, मूव करती हुई नजर आती है, और वो बहुत फैसिनेटिंग सा एक मिनट के लिए आप मेस्मराइज हो जाते हैं कि कुछ चीज़ है जो आसमान में मूव कर रही है ना, और वो ब्राइट होती है। शूटिंग स्टार इसलिए भी कहते हैं कि वो उसका हमें स्टार से ज़्यादा ब्राइट नजर आ रहा होता है। हाउ तो सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक स्टार एक चीज़ जो है, कोई भी बॉडी जो है
आपने देखा है? जबरदस्त, परफेक्ट। एमन जानती हैं तो एमन आप मेरे से कंट्रीब्यूट करेंगी जहाँ कहीं मैं अटक जाऊँ तो, ठीक है। इफ आई एम गॉन बिकॉज ऑफ शैतान, कुछ इंटरनेट का इशू होता है तो प्लीज हैंडल द सिचुएशन। तो इंटरनेट ऊपर जो आसमान पे हम देखें ना, ये शूटिंग स्टार, तो एक टेल बनती है ना इनकी, और बचपन में हमें ये भी कहा जाता था ना इसको कि इसको देख के विश करें तो विश पूरी हो जाती है। सो वो इसका एक थोड़ा सा ना फैंसी और फैंटेसी और इसकी फेरी टेल जो है एस्पेक्ट भी है शूटिंग स्टार्स का। तो ये भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि इंसानी जो साइकोलॉजी है वो शूटिंग स्टार के साथ कैसे अपने आप को, वो आगे चलेंगे हम जी, क्रिएशन और हर था इसमें हम आगे चलेंगे। तो ये असल में हमारा एक सेशन होता है तफसीर इब्न कसीर का, ये उसी का जो है ना एक शॉर्ट इसमें से टॉपिक उठाया हुआ है, हमने सेलेक्ट किया हुआ है। सो शूटिंग स्टार जो हैं ये बेसिकली, अगर आपने बचपन में हमने साइंस पढ़ी हो तो हमें सुनते आते हैं ना बचपन में कि हमारा बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, मैं तुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली झूठी विश में इसको आती हूँ इस तरफ कि ये झूठी विश के साथ कैसे एसोसिएट किया जाता है। और ये कंसेप्ट जो है ना ये एक कंप्लीट कंसेप्ट है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आप अपने माइंड को सोलर ऑर्बिट में ले जाएं। इमेजिन करें कि सबसे पहले कायनात बनी होगी, उसके बाद जो है अर्ली यूनिवर्स बनी होगी, फिर वो उसको बहुत गर्म थी ना, फिर वो डेंस, उस टाइम बहुत, जब यूनिवर्स बनी थी तो बहुत गर्म थी ना। गर्म का मतलब ये है कि बहुत कसीफ थी और गर्म थी, यानी कि वॉल्यूम कम था और गर्म थी। फिर ये फैलना शुरू हुई, जब ये फैलना शुरू हुई तो अर्ली गैलेक्सीज बनी, ठीक है। फिर जब गैलेक्सीज कूल डाउन हुई तो उनके अंदर जो है वो सोलर सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ ना, यानी कि मैस ने अपने आप को कंडेंस करना शुरू किया। और हमारा जो सोलर सिस्टम है इट इज वन ऑफ द मेनी मेनी स्मॉलर सिस्टम जो कि अपने आप को ग्रेविटी के थ्रू जैसे ना जोड़ है अपने आप को। अब सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, जिसको हम बचपन से पढ़ते आए थे ना उर्दू में, तारा जरी मरी, जो हमारे पतना एक दरमियान में हमारा एक स्टार है जिसको हम सन कहते हैं, और उसके आसपास जो हैं वो प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अब इसमें भी इख्तिलाफ है, कुछ लोग कहते हैं 8 प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग प्लूटो एंड मरकरी, कुछ लोग कहते हैं 9 प्लैनेट्स हैं, एक जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है, और उसकी डेब्रिस जो है ना ऑल ओवर द सोलर प्लैनेट सिस्टम जो है वो घूम रही है। अब सोलर सिस्टम जो है वो इतने सालों से जो है वो स्टेबल क्यों है? द ओनली थिंग इज दैट कि सन की जो ग्रेविटी है ना वो इतनी ज्यादा है कि उसने होल्ड किया हुआ चीजों के अपने अंदर। अच्छा, अगर मूव कर दें, प्लीज आगे ले जाएं इसको, तो इतनी ग्रेविटी उसने एब्जॉर्ब किया हुआ अपने अंदर, ठीक है। तो उसके वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो उसके आसपास घूमने पे मजबूर हैं। अब इशू यहाँ से जो मैं बेस बनाना चाह रही हूँ वो ये बनाना चाह रही हूँ कि प्लैनेट्स तो बहुत बड़ी सेलेस्टियल मैस है ना, इंडिविजुअल मैसेज में, लाइक 8 9 जितने भी प्लैनेट्स हैं, लेकिन क्या खाली प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के अराउंड? कुछ और नहीं घूम रहा? आपने कभी सोचा ये बात कि सन के अलावा इज देयर समथिंग एल्स? यस, इट इज देयर, ठीक है। इन्हें कॉमेट्स कहते हैं। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं साइंस की जुबान में? जब ये सोलर सिस्टम क्रिएट हो रहा था ना, तो जो मैसेज लेफ्ट ओवर है कि ना, छोटे छोटे चंक्स रह गए थे ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ सोलर क्रिएशन ऑफ सोलर सिस्टम, वो जो छोटे छोटे मैसेज अराउंड द सन घूम रही है ना, उनको इसको हम मून कहेंगे ना हम प्लेनेट कहेंगे, इट इज समथिंग एल्स, ठीक है। इसको फर्दर यानी कि बेसिकली दे आर कॉल्ड कॉमेट्स, ठीक है, इन्हें कॉमेट्स कहते हैं। और जिसको हम कहते हैं दुमदार सितारे, सुना होगा आपने दुमदार सितारे, इट इज कॉल्ड कॉमेट। अब कॉमेट जो है वो मैनी टाइप्स के हैं। एक तो कॉमेट जो है वो अभी रिसेंटली जो हम इसे कहते हैं, दो बहुत मशहूर हैं। एक है हमारे पास हेली का कॉमेट, सुना होगा आपने, हेली का एक कॉमेट है, लेकिन खैर वो बहुत अरसे बाद जमीन के से गुजरता है, जमीन के ऑर्बिट से गुजरता है। और दूसरा है स्विफ्ट टर्टल। अब कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स हैं बेसिकली फ्रोजन आइस है, आप लोगों ने कभी मरी गए हैं और आपके पाँव कभी जूते, वहाँ पे बर्फबारी हुई हो और आपके पाँव को जो है वो कीचड़ लगा हो, तो आपने उठाया होगा तो यू हैव सीन देयर कि वो जो मिट्टी और बर्फ का जो कीचड़ सा नहीं हो जाता, यानी कि इसे कहते हैं डस्टी आइस या डर्टी आइस। इस तरह का जो मिक्सचर आसमान में कहीं घूम रहा है ना सोलर स्टार्स के गेट, दैट मिक्सचर ऑफ मैस इज कॉल्ड एज कॉमेट। यू गॉट माय पॉइंट? कि आइस और डस्ट का जो मिक्सचर है ना, ये बेसिकली कॉमेट कहलाता है। व्हेन इट इज रोमिंग अराउंड द सन, जब ये सन, मैं भी आगे चलती हूँ, इंशाल्लाह आज का टॉपिक थोड़ा सा डिटेल होगा इंशाल्लाह, मैंने इसको और डिटेल कर दिया आज। जब इसके अराउंड घूम रहा होता है ना कॉमेट, तो जब आप और इसका भी एक ऑर्बिट होता है, हर कॉमेट का एक ऑर्बिट है, ठीक है। ये प्लेनेट नहीं है, ये ऑर्बिट, ठीक है, ये ऑर्बिट, ये मून भी नहीं है उनके, ये समथिंग डिफरेंट चीज है। इसमें बेसिकली आइस और वाटर ट्रैप है। जैसे ये सन के पास जाते हैं ना तो ये हीट से एब्जॉर्ब होते हैं और इनकी एक गैसियस टेल बनती है। तो ये बहुत चमकते हुए सफेद सितारे हैं जो हमें हजारों साल में या महीने साल में, ईयर्स में एक दफा नजर आते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये शहाब साकिब है? यू नो, आई जस्ट वांट टू रेज अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि इज दिस वी कॉल अ शहाब साकिब? जस्ट कीप इट इन माइंड, ठीक है।
अच्छा, होता क्या है कि ये जो दमदार सितारे हैं जिनको हम कॉमेट्स कहते हैं, इनके बड़े लंबे-लंबे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है? ये इनके सन के जो ऑर्बिट्स है ना, किसी का मिलियंस ऑफ ईयर्स का है, किसी का हंड्रेड्स ऑफ ईयर का है, किसी का कुछ ईयर्स का है। आज के डेट मैंने ग्रुप में शेयर किया था, एक कॉमेट जो स्विफ्ट टर्टल है वो इसका जो है ना हमारी ज़मीन के ऑर्बिट से करीब से होके गुजरता है, ठीक है? उसका जो एक थोड़ा-सा जो डेब्री है ना, जिसे हम डेब्री कहते हैं, वो छोटे-छोटे, अब डेब्री का मतलब समझते हैं, बड़े-बड़े पत्थरों से लेके छोटे-छोटे पत्थरों तक, इट कैन बी एनीथिंग। वो डेब्री जो है ना, जब वो जलता है ना सन, तो वो डेब्री सन के ज़मीन के ऑर्बिट में घूमती रहती है। अब ज़मीन जब अपने घूमते-घूमते ज़मीन आपको ना ज़मीन सूरज के चक्कर ले रही है, तो अगस्त के महीने में जब ज़मीन उस जगह पे पहुँचती है ना, जहाँ पे एक खास कॉन्स्टेलेशन होती है, तो वहाँ पे जाके क्या होता है, वो डेब्री जो है बर्न होकर ज़मीन के एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा गिरती है, रिलेटिवली ज़्यादा गिरती है। अब उसको हम कहते हैं जी ये मेटेओराइट शॉवरिंग हो रही है, ठीक है? अब आप समझ रहे होंगे इसका साइंस से इसका इस्लाम से क्या लेना-देना। स्विफ्ट टर्टल कॉमेट है, ठीक है? और जो कॉन्स्टेलेशन बनती है वो थोड़ी इसका परसेड है, PERSEID, परसेड कॉन्स्टेलेशन, ठीक है? ये आज की डेट में भी पूरी दुनिया में एक दिन होता है, 3 दिन होते हैं, 11 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक, जब आप इस मेटेओर शॉवरिंग को पूरी दुनिया में पीसफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अभी तो प्रेजेंटेशन शुरू ही नहीं की हमने, मैं तो सिर्फ एक वो बेस बना रही हूँ अभी, ठीक है? अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि कॉमेट के जो पीसीस आसमान में घूम रहे हैं ना, कॉमेट तो शॉप पे जो डेब्री छोड़ गया है ना, वो अब जो पीसीस कॉमेट छोड़ गया है ना, वो उसको हम एस्टेरॉइड कहते हैं, ठीक है? अब असल में मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, मुझसे गलती होगी। आयशा प्लीज आगे चलेंगे हम, क्या इसको मूव कर सकते हैं मुझे? तो कॉमेट से हम एस्टेरॉइड बन गए, ठीक है? नहीं, आगे नहीं जा रही, घूमती नहीं आ रही है। कॉमेट से एस्टेरॉइड बनते हैं, ठीक है? और एस्टेरॉइड से जो है वो अब एस्टेरॉइड जो है वो जमीन के आसपास डेब्री है। और चले आगे, ये प्रेजेंटेशन कौन सी है? दिस इज ये शाहब साकिब वाली है? चलती जाए, आगे चलते जाए। जो आपने मेरे साथ वही है। नहीं, ये वो नहीं लगे, कुछ आगे चलते जाए। मैंने आज ग्रुप में शेयर की है ना, मैंने आज ग्रुप में शेयर की थी नहीं, वो वाली नहीं है, ये तो वो है जो आपने मुझसे पहले शेयर की थी। ना भाई, ये नहीं है। आखिर ये बंद करनी पड़ेगी, ये तो है ही नहीं शाहब साकिब वाली, जो मैंने जो आज ग्रुप में ओके शेयर ओके किया ना 14 स्लाइड्स। आशा Okay. प्लीज वो खोलें। मैं वो शेयर नहीं, रुके सब प्लीज, आ गया वही है, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये वही है। अच्छा, हाँ जी, ये आ गया नाउ हियर है। आशा सर, हाँ, अब ये बात की थी ना कि शाहब साकिब क्या हैव टू मेक इट स्टेबल समवेयर, इसे रोकना पड़ेगा कहीं पे। अच्छा, अब हमने बात की थी ना, अब सबसे पहले कॉमेट बन गए। कॉमेट के में समझ में आ गई कॉमेट क्या है। कॉमेट जो है वो परमानेंट बॉडीज हैं, ठीक है? ये कहीं चली नहीं जाती, ये बर्न नहीं होती, ये घूमती रहती हैं। कॉमेट्स की जो डेब्री है ना, वो एस्टेरॉइड कहलाती है। एस्टेरॉइड एज सुन एज, जब तक अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है ना, वो एस्टेरॉइड है, ठीक है? एज सुन एज वो एस्टेरॉइड जैसे ही किसी भी वजह से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है ना, हमारे अर्थ का पता है आपको, एक एटमॉस्फेयर है जो कि 4 लेयर्स के ऊपर है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी बाद में। जैसे वो इस एटमॉस्फेयर में एंटर होता है ना, अब उसको हम क्या कहेंगे, अब ये हमारे पास बन गया है मेटेरॉइड, डी के साथ, ठीक है? मेटेरॉइड बन गया है। और किसी भी वजह से अगर ये मेटेरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है ना, तो ये कहलाएगा मेटेओर, बर्न होना शुरू हो जाता है ना, जिसको अब हम कहते हैं शाहब साकिब। और ये आगे आते आते थे, जब हमारी जमीन पे गिरेगा तो ये मेटेओर बन जाएगा, ठीक है? तो फॉलिंग स्टार क्या है बेसिकली, ये वही कॉमेट की डेब्रीज हैं जो कि जमीन के ऊपर गिर रही होती हैं। और इसको हम कहते हैं जी के, और कुरान पाक में जो है ना, इसको जो है मतलब कहा गया है, वो शहाब कहा गया है, ठीक है? अब हमें समझना पड़ेगा कि कुरान पाक में प्लैनेट्स के लिए जो है ना, ये इस जो बॉडीज हैं, इनके लिए 3-4 वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ जगहों पे नजम कहा गया है, कुछ जगहों पे शहाब कहा गया है, कुछ जगहों पे कवाकिब कहा गया है, ठीक है? नजम इज क्लियरली कम्स इन द मीनिंग ऑफ स्टार। जब प्रॉपर एक स्टार की बात होगी ना, जो कि बर्निंग स्टार्स होते हैं, उस टाइम पे कुरान पाक में उसको नजम कहा गया है। जिन आयत मुबारक में कवाकब कहा गया ना, कि कवाकब का तस्करा किया गया, कवाकब कैन बी एनीथिंग लाइक प्लैनेटरी बॉडी। जी, ऐसा ही है राबिया। तो जो कवाकब है ना, वो प्लैनेटरी बॉडी है, मतलब ये कि उसमें भी उसमें कॉमेट भी आ जाएगा, उसमें कुछ भी आ सकता है, उसमें एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द स्काई वो कवाकब में आ जाएगा, कोई भी बॉडी जो कि आपके पास आसमान में मौजूद है। और तीसरी जो चीज आती है ना, वो कहा जाता है शहाब को।
अब शहाब जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि इज इट अ स्टार, इज इट अ बॉडी। वो हम आज वो देखना चाहते हैं कि शहाब को कुरान पाक क्या कहता है और शहाब की वजूहात क्या है, शहाब का मकसद क्या है। क्योंकि शहाब का वर्ड कुरान पाक में 7 से 8 दफा आया हुआ है, मतलब मैनी टाइम्स इसको रिपीट किया गया है शहाब कह के, शहाबुल मुबीन, शहाब साकिब। इट मीन इट हैज समथिंग इंपॉर्टेंस। चलिए नेक्स्ट आगे चलें। अच्छा, शूटिंग स्टार से, वही जो फॉलिंग स्टार से बात हुई कि वो एक मिथ है हमारे यहाँ बचपन से कि शूटिंग स्टार को देख के जो दुआ मांगी जाए ना या विश की जाए वो पूरी होती है। ये बेसिकली हमें पता ना है कि तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमेशा हम 2 तरह के इल्म लेके चलते हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला का ये रूल है उसके नेचर में कि अल्लाह ने हमेशा 2 तरह के इल्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो इल्म नाफिया इंसान के लिए होता है ना वो तो अल्लाह ताला इस कायनात में जो है ना वो हमें अलाउ कर देते हैं। और जो फिर जो इंसान जिसमें आजमाइश होती है, ये फितना होता है ना, उसको फॉरबिडन कैटेगरी में डाल दिया जाता है। सेम गोज विद द कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी बेसिकली है 2 बनती है, एक है एस्ट्रोनॉमी और एक है एस्ट्रोलॉजी। अब जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो तारों से पोजीशन दे के गैस करना कि हमारी ज़मीन पे क्या मामलात होंगे, हमें खाना कब मिलेगा, हमारी शादियां कब होंगी, हमारी पर्सनैलिटीज कैसे होंगी, जिसको हम ज़ोडाइक कहते हैं ना, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और आपको पता है ये बहुत बड़ी फील्ड है, ये जिसे काहन कहा जाता है ना, काहनों की फील्ड है। और ये इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड है कि ये लोग एक परसेप्शन से बादशाहों के मसाहिब खास हुआ करते थे ना, ये किंग्स को बताया करते थे कि तुम्हारी तुम ये जंग कैसे जीतोगे, इस तरह से करो। तो वो पाबंद होते थे कि उनकी बात माने। मतलब इसमें इतना बड़ा फैक्टर है कि तकरीबन तकरीबन ये लोग औज़ुबिल्लाह खुदा को चैलेंज करने वाली बात है कि गैर के दम पे ये जो है ना वो परसेप्ट भी करते थे, परसीव भी करते थे, ट्रांसफॉर्म भी करते थे और उससे जो है ना माशरे में और दूसरा इल्म है एस्ट्रोनॉमी का, सितारों का इल्म, पोजीशंस का इल्म, जिसको इन टर्म्स ऑफ साइंस कहेंगे। सो इन इस्लाम एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो फॉरबिडन है और एस्ट्रोनॉमी जो है ना वो टोटली जो है वो जैसे इल्मे नजूम को तो मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा टेकअप किया था, ठीक है। अब नबी पाक के ज़माने में ये हो रहा था कि नबी पाक ये फॉलिंग स्टार्स तो हमेशा से थे, लोग इस तरह से गिरते थे और विश करते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए ना, तो उस टाइम पे ना जब आपकी उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मीटियोर शावरिंग हुई थी एक दफ़ा, मतलब पूरे अरब ने मुशाहिदा किया था कि बहुत हैवी मीटियोर शावरिंग हुई थी। तो उसका मतलब ये था कि आसमान को जो है वो जो है ना शैतानों से और जिन्नात से महफूज कर दिया गया, क्योंकि इसमें इख्तलाफ पाया जाता है रवायतों में। कुछ लोग कहते हैं कि उससे पहले भी महफूज था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नबी पाक की आमद के बाद तो स्पेशली इस आसमान को जो है ना वो शयातीन से महफूज कर दिया गया था। तो आगे मैं रवायतें सुनाऊंगी, लेकिन ये कोई अथेंटिक हदा नहीं है। अब साइंटिफिक, ठीक है। अब हमने थोड़ा बहुत बेस बना लिया कि व्हाट कुड बी अ स्टार, व्हाट कुड बी अ शहाब। अब शहाब के जो पॉसिबल रीजंस है ना वो हमने यहाँ, एक तो मैंने आपको बताई ना कि ये, अच्छा शहाब जो है अगर ये डेब्री है किसी की मेटेरॉइड की ना, जैसे एक पत्थर, तो पत्थर के अब अपने नेचर को समझना है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि वो जो पत्थर घूम रहा है जमीन के ऑर्बिट में, व्हाट कुड बी इट्स नेचर। हैज एवर समवन थॉट अबाउट इट कि क्या हो सकता है। पानी है, लोहा है, सोना है, क्ले है, गोल्ड है, व्हाट इज इट। ये क्या चीज है जो ऊपर से आती है और बर्न हो जाती है। चलिए बर्न होने के बाद तो ये शोला बन जाती है ना, एक फायर बन जाती है, बट इट वाज बिफोर दैट। एनीवन हु कैन रिलेट विद मी। सो इसके बारे में 3 आइडियाज हैं बेसिकली। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक क्या है, वेपर अर्थ के, कुछ लोग मानते ही नहीं है। एक ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये अर्थ के ही वेपर्स हैं जो ऊपर जाते हैं और हीटअप होते हैं और एक सम पॉइंट पे आ जाते हैं। एक मिथ तो ये है। दूसरी मिथ ये है कि जो मेटेओर्स है ना उनकी स्पीड की वजह से ये बर्न अप होते हैं और उसकी वजह से हमें एक लाइट नजर आती है। तीसरी इसके बारे में मिथ ये है कि आप फ्लेम जो है वो सूरज, जो स्टार्स है ना, स्टार्स उनका अपना एक, जैसे नहीं होता, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम रोटी बना रहे होते हैं तो एक हम चिंगारी हम पे पड़ जाती है। तो ये बहुत ही फनी है। ये इसलिए भी फनी है कि इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जैसे जैसे सन से जो है ना एक जैसे शोला टूट गया और वो जमीन पे गिर गया। यू गॉट माय पॉइंट कि आसमान सन से ऐसा मुझसे मुमकिन नहीं होता कि आसमान सन से जो है ना वो एक शोला गिरे और जमीन पे गिर जाए। सो ये 3 इसकी मिथोलॉजीज हैं एक्सप्लेन करने की, जिनमें सबसे जो रीजनेबल है वो यही है कि ये मीटियोर्स हैं, डेब्रिज हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं। और इन पत्थरों का साइज मैं आपको बताती हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। एक जो सैंड नहीं होती, जैसे हम ढेले होते हैं मिट्टी के 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के, तो ढेलों से लेके किलोमीटर्स तक भी ये मेटेराइड्स हो सकते हैं ना। मैं डी की बात कर रही हूँ। सो स्पीड ऑफ मेटेराइड जो है ना असल में ये बेसिकली साइंटिफिक फिनोमेना है, इसके पीछे पूरी साइंस है। ये ऐसे नहीं होता, होते ये पत्थर ही हैं। ग्लो क्यों करते हैं उसकी खास रीजन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और कुरान पाक में इसको कैसे कहा गया है, अब उसके बाद एक अम्मा आयशा की हदीस भी आएगी। हदीस मुबारक में इसको क्लाउड्स के साथ रिलेट किया गया, तो पूरी एक कहानी जो है ना वो फिट हो जाती है। वल्लाहु आलम वो कहानी मतलब कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसको साइंस को और
हादिसा मुबारका को कहीं जो है आप इसमें रिलेट कर सकूं और इसको अंडरस्टैंड कर सकूं कि इसके पीछे इतनी वाइड फैलेसीज हैं, उनको हम कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैन वी गो नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये तो मेरा मतलब हम एग्री तो पाना है सबके सबके जो शाहब साकिब है, ये जब अर्थ में घूम रहा है तो मेटेराइड है। अच्छा ये अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, साइंस ये तो एक्सप्लेन करती है कि जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो हीट की वजह से, बर्न की वजह से ये बर्न हो जाता है और उसके बाद जो है वो शोला बन के गिरना शुरू हो जाता है। अब सवाल पता है क्या है, जो असल सवाल है, सवाल ये है ये जो है अर्थ के प्लानिट में दाखिल क्यों होता है, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट जो मैं आपको लाना चाह रही हूँ कि साइंस ये तो बता देगी कि एज सून एज ये जमीन के ऑर्बिट में एंटर होगा, ये हवा की फ्रिक्शन से जल जाएगा, हीटअप हो जाएगा और शोला बन के जमीन पे गिर जाएगा। बट साइंस इस बात का जवाब नहीं दे सकती कि इतने सारे जो डेब्रीज प्लेनेट के ऊपर हमारे घूम रहे हैं, उनमें से कौन सा वाला जमीन की डेब्री में, जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा, कब एंटर होगा। मतलब कहते हैं उसको एक रैंडम फिनोमेना कहते हैं कि किसी भी वक्त किसी भी वजह से जो है हमारे अर्थ में एंटर हो सकता है। तो इसका मतलब है समहाउ यहाँ पे एक स्टैटिक्स इन्वॉल्व है ना, समहाउ यहाँ पे अनकंट्रोल्ड फैक्टर इन्वॉल्व है। और जिसको मैं सामने लेके जाऊंगी कि ये जो है हम बिलीव करते हैं कि खुद ब खुद एंटर नहीं होते। एज सुन एज जिन या शैतान कोई भी जो है आसमान के मामला की खबर लेने के लिए ऊपर जाते हैं ना, तो ये उनके ऊपर फेंके जाते हैं, उनको बकायदा उनको सजा दी जाती है जिन्नों और शैतानों को। क्योंकि आपको बताना ये अब इस यहाँ पे मैं आगे और इस्लाम से शुरू करती हूँ कि नबी पाक के ज़माने में जो है ना, हज़रत अब्बास से नबी पाक से ने पूछा, हज़रत अब्बास ने पूछा नबी पाक से कि सहाबा ने पूछा कि हमने जो है ना सितारे को गिरते हुए देखा है, ठीक है? तो उसके बारे में से पूछें। तो नबी पाक, तो दे सेड वी टूक इट टू बी अ साइन ऑफ मेजर अपहील्ड इन द वर्ल्ड ना, मतलब ये निशानी है कि दुनिया में जो है ना कोई बड़ा वाक़या होने वाला है, ठीक है? तो नबी पाक ने फरमाया कि नहीं, दिस इज एब्सर्ड, दिस ये बहुत एब्सर्ड बात है, इट हैज नथिंग टू डू विद समवन दैट और बर्थ। ये सिर्फ क्या है, ये जो है शैतान को डिस्पोज करने के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है? ये एक सही हदीस है, सही मुस्लिम में आपको मिल जाएगी, इसका नंबर जो है ना 5538 है। अब देखो नबी पाक ने बहुत सादा से लफ्ज, नबी पाक की ना एक हदीस मुबारक में ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेन नहीं होते, एक दो लाइनें होती हैं जिनमें आपको क्लियर कट बता दिया जाता है, ठीक है? आप उसके साथ साइंटिफिक फैक्ट्स अटैच होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल पर्सन को ना जैसे समझ में नहीं आ रहे होते, फिर आपको दो तीन हदीसें मिला के ना तो फिर पजल जोड़ना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे नबी पाक ने आइडिया को जो है रिजेक्ट कर दिया कि किसी के मरने या जीने से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब होता क्या है कि आसमान में आपको पता है ना, आसमान में तरह का अमर उतरता है, 7 आसमान है, तो हर आसमान में जो है उसका एक अमर उतर रहा होता है। अब शयातीन है, दुनिया में फसाद तो मचाना होता है, तो और जिनकी आपको पता रीच भी बहुत ज्यादा है, हम तो जमीन पे हम तो मूव नहीं कर सकते, ये तो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, एनर्जी होते हैं ना, शैतान और जिन तो एनर्जी है, तो दे कैन मूव अराउंड, ये मूव कर सकते हैं कि स्पीड भी हमसे ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, ये ट्राई करते हैं कि जो फरिश्तों के मामला पहली, हाँ जी प्लीज इसका भी माइक को अनम्यूट कर दें, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। किसी का माइक ऑन है, आई थिंक अवैस भाई का माइक ऑन है, अवैस भाई आपका माइक ऑन है, राजा साहब का भी माइक ऑन है, उर्सला का माइक भी है ना, उसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आ रही है। प्लीज उर्सला और राजा मोहम्मद जिशान काइंडली अगर आप भी कर लें तो थैंक यू। अब ऐसा लगता है जिंदगी में सुकून आ गया, पीछे से मुसलसल एक डिस्टॉर्शन थी। खैर, तो अब वो जब शैतान ऊपर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि पहले आसमान के ऊपर आके जो इकामात है ना वो मोस्टली दिए जा रहे होते हैं फरिश्तों को, तो फरिश्ते आप इसमें बातचीत कर रहे होते हैं ना कि इस तरह के मामला उतरे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये छुप के सुनने की कोशिश करते हैं जिन और शयातीन। तो उस टाइम जो है फिर इनको जैसे ही मैं अब इसमें ये जो बता रही हूँ की आयत है आगे आने वाली इंशाल्लाह, आगे हम इस आयत को पढ़ेंगे, तो इनके ऊपर जो है ना वो फेंके जाते हैं। आगे चले हम। अच्छा, अब मेटेओर्स की बात करें तो मेटेओर के कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स ये हैं कि आपको पता है साल में कितने मेटेओर जमीन पे गिरते हैं, एनी आइडिया? साल में तकरीबन जो है ना वो इतने मेटेओर जमीन पे गिरते हैं कि उनकी मैस जो है वो तकरीबन 5 से 7 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर हो सकती है, ठीक है? और उससे तकरीबन 80 जो है मिलियन टन जो है ना वो जमीन की अर्थ में इजाफा होता है। आपने कभी नोट किया जमीन में हरकत, एक बरीक बरीक डस्ट होती है जो हमें नजर आ रही होती है ना, हवा के अंदर डस्ट होती है, वो डस्ट कहाँ से आ रही होती है? वी नेवर थॉट कि ये जब वो सूरज की रोशनी में देखते हैं अजीब खलाई पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली ये डेली बेस पे जो कॉमेट से ये जो मेटेराइट्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं ना, तो ये उनकी डस्ट होती है जो हमारी आंखें देख रही होती हैं, तो उसकी वजह से इट मीन ये फिनोमेना डेली बेस पे हो रहा होता है और हर रात हो रहा होता है। हमें कोई नजर इसलिए नहीं आता कि एक तो स्काई प्लूटेड होता है और ये समटाइम ये बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, और मैनी टाइम्स ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही बर्न हो जाते हैं, सो इसलिए हम देख नहीं पाते। बट ये प्रूवन फैक्ट है कि साल में तकरीबन 10,000 से लेके मोर देन 80,000, यानी कि डेली का जो आप एवरेज निकाल लें 100-150 तो लाजमी बनता है,
तो एवरेज में इस बल्कि इससे भी ज़्यादा शायद, हमें क्या पता बेहतर कि कितनी दफ़ा मारा जाता है। आसमान में जो है ये मेटेओराइट्स बर्न होते हैं। अच्छा, हम बच क्यों जाते हैं? हम इसलिए बच जाते हैं कि मोस्टली जो 90% ज़मीन के एंटर होते हैं ना, उनका साइज़ जो है ना वो सिर्फ़ एक ग्रेनी सैंड के बराबर होता है, ठीक है? इसलिए हमें नज़र भी नहीं आते और 1 से 2 सेकंड में बर्न हो जाते हैं। अगर इनका साइज़ जो है वो 1 से 2 किलोमीटर का हो जाए तो पता हमारा क्या हाल होगा? कैन एनीवन गेस कि हमारा हाल क्या होगा? हमारा हाल वही होगा जो आइस एज में, याद है हमने मूवी देखी थी, जिसमें एक बहुत बड़ा जो है वो मेटेओर आके ज़मीन पे गिरा था और उसके बाद पूरी जो आइस एज थी, जो पूरी जो डायनासोर की जो लाइफ़ थी वो ख़त्म हो गई थी और पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो हमारी जो चली गई थी उसमें आइस एज में चली गई थी। तो मेटेओराइट इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग, ठीक है? अगर इनका साइज़ बड़ा हो जाए तो जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है? थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर में इसकी प्रोबेबिलिटी है, मिलियंस ऑफ ईयर में ऐसा फिनोमेना हो सकता है, लेकिन इफ बड़े साइज़ का है हमारे से टकराएगा ना, तो पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। हम बच इसलिए जाते हैं डेली बेस पे कि बहुत छोटे साइज़ के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि मकसद जो है वो ज़मीन को तबाह करना नहीं होता अल्लाह ताला का। मकसद ये होता है कि शैतानों की पिटाई की जा सके, ठीक है? अच्छा, अब आगे हम जाते हैं। ऑन द अथॉरिटी ऑफ जो है ना अल-रबी है, ये भी एक सही हदीस है, मिशकात मसाबिक की है कि देयर इज़ समथिंग ऑन द सेम इफेक्ट विद दैट हैपेंस। ये आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह जिन की पहली आयत है, ठीक है? अब सूरह जिन आपको पता है ना, सूरह जिन का मामला कहाँ पेश आया था, थोड़ा-सा आपको सीरा में जाना पड़ेगा, सीरा में आपको वापस इसको अपना इंडल्ज होना पड़ेगा। नबी पाक जो है, जब नबी पाक को नबूवत दे गई थी ना, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे, तो हुआ क्या कि ये रवायत है, मैं वो किस्सा ही सुना रही हूँ, उसकी भी कोई ऑथेंटिक मेरे पास रेफरेंस नहीं है। तो शैतान ने भेजा कि जाओ पता करो क्या हो, कि प्रॉब्लम क्या था, कि ये जब मीटर शावर हुआ ना कि पता करो, तो ये जिन गए वहाँ पे, नबी पाक जो है हरम काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे। तो वो जिन्होंने जब सुना नबी पाक को कुरान पाक में पढ़ते हुए नमाज़ में, तो दे वर गेट सरप्राइज़्ड और दे वर गेट मेस्मराइज़्ड, ठीक है? तो वो फिर उन्होंने जिन्हों की जमात है, तो फिर सूरह जिन नाज़िल हुई थी। तो उसी में जो सूरह जिन में से ही आयत है कि ववा अन्ना लमसना समाअ फवजदनहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहबन। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है शोहबन की, ठीक है? ये और हमने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे सख्त चौकीदारों और सख्त शोलों से पूर पाया। इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह-जगह बैठ जाया करते हैं, यानी कि जिन खुद एडमिट कर रहे हैं कि पहले हम वी वर फ्री टू मूव इन द स्काई, वी वर मूव टू स्काई, गो एनीवेयर इन द स्काई, एंड वहाँ से हम कोई बाल उठा लिया करते थे ना। लेकिन अब जो है आसमान महफूज है, अब जो भी कान लगाता है व अन्ना कुन्ना नक़ुदु मिनहा मक़ाइद लिस्समी, कोई भी जब सम्मी का मतलब है सुनने की कोशिश करता है, फमन यस्तामी आना यजिद लहू शिहाबन रसदा, ठीक है? तो अब उसमें आसमान में वो शोले भी हैं और उन्हीं शोलों से जो है ना वो अपनी ताक़ें पाता है। मतलब ता का मतलब ये है कि स्पेसिफिकली वो शोला उसकी तरफ थ्रो किया जाता है, ठीक है? ये कुरान पाक की सूरह जिन की आयत नंबर 9 है। एक इसमें बहुत सिंपल फिनोमेना बताया हुआ है कि एक तो इसमें सख्त चौकीदार है आसमान में, जो कि मलाइका को कहा जाएगा, ठीक है? और वो भी जो है बाकायदा शोलों के साथ जो है जैसे ही वो होता है तो उसको पकड़ लेते हैं। सो कुरान पाक, हदीस मुबारका और साइंस तीनों को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। साइंस ने ये तो कहा था कि ऊपर से मेटेओराइट्स ज़मीन के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है? बट साइंस नेवर टोल्ड अस कि वो क्यों एंटर हो रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा जी रैंडमली एंटर होते हैं, तो रैंडमली एंटर नहीं होते। जिन जैसे ही किसी जगह पे जाके या शयातीन जैसे जाके मलाइका की बात सुनने की कोशिश करते हैं, तो उसी का जो है ना उस डेब्री को, जो कॉमेट की जो डेब्री है उसको अर्थ एटमॉस्फेयर में जो है ना एक्सेलरेट करवा दिया जाता है और उसके बाद वो उसी डायरेक्शन अब देखें ज़रा, मैं सोच रही थी कि वो मतलब शोला कहाँ मूव करेगा? इतना बड़ा सा हमारे पास मेसोस्फीयर है। शोला उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर एक जिन होगा, ताकि उसके पीछे-पीछे जाए, ताकि उसको वहाँ से भगाया जा सके। अच्छा, ये मैं अपनी कन्फर्म कर सकी कि उसे उसकी मतलब मौत हो या उसकी कोई नुकसान पहुँचता है, जिन को नहीं पहुँचता, दैट आई डोंट नो कि शयातीन को नुकसान पहुँचता है और द ओनली पर्पज़ इज़ टू जस्ट लाइक देम ड्राइव देम अवे, ना कि उनको बस भगा दिया जाए। तो मेरे ख्याल में मकसद सिर्फ़ भगाना होता है, क्योंकि यहाँ से कहीं इनको डैमेज होने का नहीं मतलब मैं तो कन्फर्म नहीं कर पाई। इफ एनीवन कैन कमेंट कि अगर उन्हें कोई नुकसान पहुँचता हो शयातीन को, क्योंकि एक बात तो कन्फर्म है और एग्रीड अपॉन है कि उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। आगे चलें। नेक्स्ट आया प्लीज़। अ, अब जो स्पीड की बात हो रही है ना, इसको हम फिनोमेना में डिस्कस करते हैं कि ये साइंस में हो क्या रहा होता है। ये जब ये एंटर होते हैं ना हमारे पास, इसको आगे लेके जा सकते हैं प्लीज़ आयशा? तो अब यहाँ पे जो है ना हज़रत अम्मा सिद्दीक़ा, अच्छा ये को नहीं, हम बहुत आगे चले गए हैं, वापस आइएगा प्लीज़। तो इसके ऊपर जो है वो अम्मा आयशा की जो है एक हदीस भी है, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब ये किस तरह से सारा फिनोमेना होता होगा? तो नबी अम्मा सिद्दीक़ा ने जो है वो सही बुखारी की हदीस है जिसमें आपने ना लोगों को एक्सप्लेन किया कि ये किस तरह से होता क्या है?
तो आपने फरमाया आशा सदीका ने कि when angels sometimes come down to the as far as where the clouds are there and talk about the heavenly happenings among themselves. It was in this atmospheric zone of the skies that the shayateen used to hide themselves in a to here in this view. ठीक है, अब ये भी सवाल था कि आसमान तो बहुत बड़ा है, हमारा जो जमीन दुनिया का आसमान है वो तो आपको पता है ना, जहाँ तक गैलेक्सी जा रही है वहां तक आसमान है, तो आसमान की लिमिट कौन सी है, ये भी थोड़ा सा ना था, मतलब थोड़ा सोचने वाली बात थी। तो इस बात का आइडिया हमें हमें अम्मा आयशा की इस हदीस से मिलता है कि जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक जोन है, जहाँ पे बादल हैं, शयातीन बस वहीं तक जाते थे और वहां पे जाके ना घात लगा के बैठते थे, इन बादलों में छुप के बैठते थे, और बल्कि बैठते हैं, आज भी बैठते हैं और सुनते हैं। तो वहां से जो है ना, यानी कि ये अम्मा आयशा की हदीस से हमें एक क्लू मिल रहा है कि शयातीन उन क्लाउड्स में बैठते हैं और वहां से जो है ना वो इंफॉर्मेशन को जो है ना वो परसीव करने की या थोड़ा सा स्ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि ये बादल कौन से हैं। यहाँ से अब एक साइंटिफिक, देखें अम्मा आयशा ने तो बयान कर दिया, बट वी हैव टू थिंक अ पॉइंट कि कौन से बादल हैं। अब हम इस करते हैं साइंटिफिक डिटेलिंग। जो आपको पता है ना, हमारे जो जमीन है या उसका जो पूरा हवाई कहा जाता है, इसकी 4 लेयर्स हैं, ऐसे ही है ना। हमारे एटमॉस्फेयर जिसको कहा जाता है, इसकी 4 लेयर्स हैं। सबसे जो नीचे लेयर्स है ना, बिल्कुल आवर स्काई तो है सिदरा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर स्काई कौन सा स्काई? स्काई तो मेरे 2 हाथ से ऊपर से शुरू हो रहा है और बिलियंस ऑफ किलोमीटर तक जा रहा है। तो स्काई तो एक ऐसी टर्म है जिसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, फिर कुछ देर बाद तो आसमान हमारे तो वैक्यूम भी तो आ जाता है ना। एटमॉस्फेयर बेसिकली यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मेरे को भी आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया था। मैंने कहानी शुरू की थी सोलर प्लैनेट सिस्टम से, कि साइंस ये कहती है कि जो शूटिंग स्टार्स हैं या फॉलिंग स्टार्स हैं, इनका जो ओरिजिन है वो हमारे पास स्टार्ट होता है कॉमेट की डेब्रिस से। इसका मतलब है यहाँ पर जो अम्मा आयशा बात कर रही हैं, जो आसमान है वो यहाँ लिमिटेड हो रहा है सोलर सिस्टम तक, ठीक है। आल्दो कि पहला आसमान उससे भी ऊपर है, लेकिन बात जहाँ से शुरू हो रही है ना साइंटिफिकली हम रिलेट करें तो, और वहां से फिर जो उसकी डेब्रिस आगे मेटेराइट्स में, और जब और वो भी देखिए, हमें नहीं पता बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेब्रिस आर देयर जो हमारी जमीन के पास घूम रही हैं, और हम सेफली महफूज, अल्लाह का शुक्र, हमें कुछ नहीं होता जमीन को। कोई एक ही स्पेसिफिकली अल्लाह की मर्जी से जमीन में एंटर होता है ना साइज में, ठीक है। तो अब वहां से डिस्टेंस जो है ना वो हम काउंट करना शुरू करते हैं, उस पर भी हमें कोई मसला नहीं है। अब हम बात करते हैं, तो मुझे इसको ब्रेक डाउन करने दें स्ट्रक्चर को कि ये क्या चल रहा है। स्काई की जब हम बात करेंगे तो हमें वहाँ पे एटमॉस्फेयर देखनी, क्योंकि बादलों की बात आ गई ना, बादल तो हर जगह नहीं होते, क्लू तो मिल गया। बादलों का मतलब ये है कि कोई ऐसी जगह जमीन से ऊपर ऊपर जहाँ पे बादल मौजूद होते हो। तो इसके लिए आप देखें एटमॉस्फेयर की 4 लेयर है। पहली लेयर है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे ही है ना, नहीं पहली ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर हमारे पास मीजोस्फेयर है, देन हमारे पास थर्मोस्फेयर और देन एक्सोस्फेयर है। 5 लेयर्स हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह से आपने कर दिया, लेकिन और ये आपने जो बात की ना कि जीन्स को इस दुनिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जीन्स कोई आसमान की सैरें नहीं करते फिर सकते, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसका प्रूफ भी है। कैसे? मैं आपको ये आपने बिल्कुल मेरे पॉइंट को ऐसे ना जैसे फिट करके एक्सप्लेन कर दिया। मैं उसी को अनफोल्ड करने जा रही थी। 4 लेयर्स है ना एटमॉस्फेयर की। तो अमाशा ने कहा कि जहाँ बादल है ये वहीं पे छुप के बैठ के घात लगाते हैं। अच्छा देखिए, अब जो बादल है ना, जहाँ पे आपको पता है जहाँ पे हमारे हवाई जहाज भी ट्रैवल करते हैं, हमारी स्पेस शटल्स भी, जो सैटेलाइट्स है वो भी मूव करते हैं, ये 10,000 किलोमीटर की जो है ना हाइट है, ठीक है। अब 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर तक की हाइट है। उसके बाद जो है आगे जो है वो उसके जो असल में जो दरमियान की लाइन है जिसको उसे कहते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की जो हाइट है वो 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है। असल में साइंस कहती है कि जो मीटियोर्स होते हैं ना, जो मीटियोराइट्स होते हैं, ये बेसिकली उससे ऊपर तो एयर ही नहीं है ना, एयर की शीट ही नहीं है। तो बेसिकली ये अब होता है फिनोमेना क्या है वो समझें। जब मीटियोराइट्स हवा में एंटर होते हैं ना, तो वो मीजोस्फेयर के अंदर जो एयर की शीट है ना, जो एयर के मालिक्यूल है, गैस मालिक्यूल्स हैं, उनको ये कंप्रेस करते हैं, क्योंकि ये आ रहे होते हैं 50,000 से लेके 70,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना। ये कम विद अ वेरी हाई स्पीड, नहीं स्पीड मैं बहुत ज्यादा जाती होती हूँ है। बाहर, ये अंडे छीलने हैं। सीधे ये कौन है झील रहा है? वो जो भी छील रहा है, अपना माइक बंद कर ले। जाहिदा प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज, इतनी साइंटिफिक गुफ्तगू हो रही है। एक मिनट, मेरा माइक बंद कर दो। अच्छा तो अब जैसे ही इतनी हाई स्पीड, आपको सोचे ना कि 50,000 किलोमीटर वाली स्पीड के साथ जो है एक चीज अगर जमीन के ऑर्बिट में एंटर हो रही है और आगे से उसको मिलेगी एयर, अगर उसको हवा गैसेस के मालिक्यूल मिलेंगे तो क्या होगा? एक कहते हैं, इसे कहते हैं हाइपरसोनिक कंप्रेशन। एक दबाव के तहत ना वो हवा के मालिक्यूल को
आगे वाले पुश करते हैं। उस पुश करने की वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम जो है ना, एक्सट्रीम किस्म का वो जो कंप्रेशन है ना, वो हीट जनरेट करता है। ये भी कहा जाता है कि जो प्लाज्मा का टेम्परेचर है ना, और प्लाज्मा का टेम्परेचर पता है आप लोगों को कितना होता है, दैट इज अराउंड 1800 डिग्री सेल्सियस। इतना जो है वो टेम्परेचर जो है ना, वो उसकी नोक पे जो है ना वो जनरेट हो जाता है टेम्परली, विद इन द सेकंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो जनरेट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इतनी हीट जनरेट होती है, इतनी हीट जनरेट होती है कि वो जो पूरा मेटेरियल है ना, वो बर्न होना शुरू हो जाता है। अब अगर सोचें वैक्यूम में भी तो वो ट्रैवल कर रहे थे ना, वहां उन्हें क्या मुसीबत थी, वहां क्यों नहीं बर्न हो जाते ये मेटेराइट्स? ये जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही बर्न क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो थिन शीट ऑफ एयर है ना मीजोस्फेयर की, देखिए मीजोस्फेयर से ऊपर जो है ना वो स्ट्रेटोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है, वहां पे भी वैक्यूम है, वहां पे एयर नहीं है। एयर की जो पहली शीट आपको जो जो है वो मिलती है ना, वो आपको मेजोस्फेयर में मिलती है। मैंने बताया ना 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर की बाउंड्री में। यहाँ पे आके ये बर्न होना शुरू होते हैं, और अल्लाह ताला की हमारे पे ये रहमत है, हमारे पे एहसान है कि इसी एरिया के अंदर अंदर ये बंद हो जाते हैं। अगर ये इस एरिया में बंद नहीं होते ना, तो फिर ये जमीन पे आन पहुंच जाएंगे, फिर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो और मोस्टली ये अच्छा इनकी नेचर क्या है, ये ना मेटेरियल्स 3 तरह के होते हैं, या ये लोहे के बने होते हैं, या ये क्ले के बने होते हैं, या ये दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो 90% ऑफ देयर पार्ट जो है ना वो मेसोस्फीयर के अंदर ही बर्न हो जाता है। अब ना असल में ना आपके ज़हन में सवाल उठाना चाह रही थी कि आप लोग खुद सोचें कि क्लाउड्स में हम आशा निकाल के बैठ गए हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों के ज़हन में ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ। हैरानकुन बात ये है कि जो हमारे बादल होते हैं ना, जो हम बादलों को हम देखते हैं, वो तो हमारे पास होते हैं नीचे वाले ट्रोपोस्फियर में होते हैं। सो ये तो तज़ाद नहीं आ गया, ये तज़ाद नहीं आ गया। नहीं, नहीं, मैं आपको लेके जाना चाह रही हूँ कि हमें समझने की कोशिश है कि मसला ये है कि हम समझते नहीं है कि मकसद क्या था। तो ये तज़ाद नहीं आ गया कि यहाँ पे हमारे बादल बन रहे हैं नीचे वाले आसमान में, तो ऊपर पे क्या हो रहा है? असल में होता ये है कि कुछ बादल ऐसे खास किस्म के हैं जो ऊपर मेसोस्फीयर में भी बन रहे होते हैं, वो बनते हैं नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, शायद आप लोग बोर हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इनसे कोई पढ़ना चाहे तो जाके देख ले कि जो हमारे नॉर्मल बादल है ना, जो नॉर्मल बादल है जिनसे पानी बरसता है, ये बादल जो है, ये इन बादलों में नहीं वो छुप सकते, ये बहुत लो हाइट पे हैं, 10 किलोमीटर्स पे हैं। जिन बादलों के तरफ हमाशा इस तरह इशारा हो रहा है हदीस में, वो आपको मिलेंगे मेसोस्फीयर में 50 किलोमीटर अबव की हाइट में, और ये फ्रोजन वाटर क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको नॉर्थ के साइड में मिलेंगे, और ये बहुत खूबसूरत सीन होता है रात के टाइम पे। नेक्स्ट आगे चलें। कौने पाक में एक और जगह पे यहाँ पे इशारा आया है शहाब साकिब के बारे में। यहाँ पे जो है हज़रत मूसा जो है वो जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ। आपको पता है जब वो ट्रैवल कर रहे थे कनान से जो है मिस्र की तरफ जा रहे थे, अपनी फैमिली को लेकर मूव कर रहे थे, तो कुरान पाक में पूरा तस्करा है, वाक़या है। तो वहाँ पे रास्ते में जो है वो जब आपको वही मिलनी थी कोई टूर के ऊपर, तो आपको एक आग जलती हुई नजर आई थी शहाब साकिब के बारे में। तो वहाँ पे हज़रत मूसा ने कहा था अपनी फैमिली से कि आप यहाँ पे रुकें, जस्ट लेट मी गो देयर समवेयर, तो मैं जाके पता करके आता हूँ कि आग से मुझे हमें कोई खबर मिल जाए ना किसी किस्म की। तो आप वहाँ पे गए और आपको दूर से आग जलती नजर आई, तो आपने कहा कि इस काला मूसा लिआलिही इन्नी अनस्तु नारा, तो लेट मी गो देयर एंड आई विल सी के इफ आई कैन फाइंड सम न्यूज़ और समथिंग फॉर यू, ताकि यहाँ तो आग ले आऊँगा, यहाँ पे वो ले आऊँगा। तो फिर आप वहाँ पे गए, और आपने वहाँ पे जब जाके देखा तो आपको वहाँ पे अल्लाह ताला ने मुखातिब किया कि मूसा, मैं तो तुम्हारा रब हूँ, और इन्नी अना रब्बुल आलमीन। तो अपना तारुफ करवाया, और इस तरह पे आपके तरफ से जो है ना वो बातचीत हुई, आपको वही का मनसब, नबूवत का मनसब दिया गया। सो अब यहाँ पे देखें, मिन्हा खबरों के साथ यहाँ पे लड़ रहा है बेशहाबिन कबस। ठीक है, कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पे दूसरा में यहाँ पे वो बर्निंग फायर को जो मूसा जो है वो बेशहाबिन कबस कह रहे हैं। ठीक है, असल में मैं चाहती थी कि मैं कुरान पाक के वर्ड से ही कुरान इस शहाब के वर्ड को एक्सप्लेन कर सकूं, कोई अपनी ज्यादा साइंस इसमें ना लड़ाऊं। ठीक है, तो बस खत्म हो रहा है। तो बेशहाबी कब्ज़ से यहाँ पे जो है ना आग पे सुलगते हुए अंगारे को कहा गया है। नेक्स्ट आगे चलें, तो यहाँ से फिर वही पता चला कि जो बर्निंग फायर होगी ना, जब कोई भी आपकी जो सेलेस्टियल बॉडी जब डेब्री जब आपकी बर्निंग स्टेट में चली जाएगी, तो उसको जिसको शहाब कब्ज़ कहा जाएगा। और हदीस मुबारका से भी पता चल रहा है कि ये वही चीज़ है जब हमारी वहाँ पे हम आगे जाते हैं और हमें जो बर्न करती है। नेक्स्ट आगे चलें, बस ये खत्म हो रही है इंशाल्लाह, फिर हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द फाइनल स्लाइड, मैं आपसे शेयर करना चाहती थी बस। 5 दफ़ा तज़किरा हुआ, मुझे लगता है हमसे कुछ आयत मिस हुई हैं शायद, मेरे ख्याल में 1-2 आयत हमसे मिस हुई हैं। मैं जिसको डिटेल में देखना वो प्रेजेंटेशन देखिएगा, मुझे लगता है 1-2 स्लाइड्स हमसे पानी पाई आयत मिस हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा 5 दफ़ा तज़किरा हुआ, थी मैंने 2 से 3 दफ़ा किया, 1-2 दफ़ा मिस हो गया मुझसे। तो कुरान पाक में शहाब का जो तज़किरा है वो 5 दफ़ा किया गया है। ठीक है, और इसको जो है अगर हमने ट्रांसलेट करना हो तो शूटिंग स्टार्स में आप लोगों ने नहीं करना, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये हमें एक
बर्निंग बॉडी और फ्लेम है जो कि स्पेसिफिकली जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है वो पुश किया जाता है टू हिट द शयातीन, ताकि वो जो है किसी किस्म की इंफॉर्मेशन ना ले सकें और फिर वो कहानों तक ना पहुंचे। तो बीइंग अ मुस्लिम वी नॉट सपोज टू बिलीव इन देम कि हम इनका वो बाय करें, ठीक है। तो शहाब को अगर हम शूटिंग स्टार के मायने में लें तो वो कुरान पाक से जेंस कॉस्मो, यही मेरा असल में पॉइंट है, मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती थी कि शूटिंग स्टार्स, फॉलिंग स्टार्स और कहान और नजूम इज नथिंग टू अबाउट टू थिंक अपॉन इट और टू बिलीव अपॉन इट। द ओनली थिंग इज लाइक दैट कि शहाब इज अ फ्लेम, ठीक है, जो कि दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द कुरान पाक और इट इज द ओनली ट्रांसलेशन दैट कम्स इन एंड देन कोरबोर्ट्स द साइंटिफिक फिनोमेना और वी कैन बिलीव ऑन इट कि इसके साथ जो है शहाब के साथ जो है शैतान की पिटाई की जाती है। तो इसके साथ जो है कि इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है सो दैट दे कैन नॉट टेक द इंफॉर्मेशन। सो यहाँ से हमारे लिए भी राहें खुलती हैं कि अल्लाह हमें कुरान पाक को समझने की हिम्मत दे, तौफीक दे और मदद अदा करें और उसकी सही इंटरप्रिटेशन की तौफीक दें। जज़ाकल्लाह खैर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी कमेंट्स प्लीज? Great, Munira. It was very beneficial session. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड्स, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिस्टर मुनीरा से। ओके, दो हैंड्स रेज्ड हैं। लेट मी सी। ओके, अली इमरान यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। उसके बाद फिर सादिया इरम आप पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर शयातीन को इसी स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे कैद कर दिया गया है, तो अगर हम मरीख पे चले जाएं या स्पेस स्टेशन पे चले जाएं तो उस वक्त फिर हम शैतानों से इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो तो फिर ट्रैप रह गया ना दुनिया में। तो इस लॉजिक से फिर हमें अपने लीडर्स को अगर स्पेस में भेज दें तो फिर वो शैतान के नरगे से महफूज हो जाएंगे, आई थिंक। आपका पॉइंट बहुत ज्यादा जो है ना वो थॉट प्रोवोकिंग है और उसने मुझे एकदम आई से डोंट ना नो, जैसे सर मेरे ख्याल में तो नहीं 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 नहीं, ये इट्स अ वेरी शहाब गुड साकिब, पॉइंट। ये सॉरी या इसे शहाब साकिब रियली गुड पॉइंट। जी, एक हेलो ये जो बात करें ना भाई आप अली इमरान भाई, लेट मी आंसर इट। जी जी। आर यू फिनिश्ड? कंप्लीट कर लिया ना आपने तो क्वेश्चन? नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि शहाब साकिब, आई थिंक इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना जो कि पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन जो है, सॉरी हमारे जो गैलेक्सी है इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो हेलिस कॉमेट या जो भी कॉमेट है, और वो एस्ट्रॉइड की शक्ल में हमारी दुनिया पे आते हैं ताकि हम दुनिया को स्टडी कर सकें, हम अपनी पूरी गैलेक्सी को स्टडी कर सकें। अ, मेरे ख्याल में शैतान जो है हमारी नज़र जहाँ तक है, जो कि मैंने साहिल अदीम से सीखा है कि आसमान वहाँ तक है जहाँ तक कि हमारी नज़र जा रही है या उससे भी आगे। उसके बाद फिर 500 साल पानी है, फिर 500 साल है, फिर उसके बाद दूसरा आसमान स्टार्ट होता है। आई थिंक शैतान की रसाई पहले आसमान तक तो है, वो अगले आसमान तक नहीं जा सकता। तो ये मेरा एक पॉइंट था जी। अलीमान भाई आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। मैं इस पे थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। आई वाज थिंकिंग ऑन, देखें जो इनकी पिटाई होती है वो तो फॉर श्योर जब ये बर्न होना शुरू होता है, ये जो भी बॉडीज हैं एस्टेरॉइड्स हैं बर्न तो ये मेसोस्फीयर में ही होना शुरू होते हैं, उससे पहले ये बर्न नहीं होते। मतलब आई मीन टू से उससे पहले ये फायर बॉल नहीं बनते। जहां तक आपका ये पॉइंट सही कहाँ तक है, यहाँ पर यकीन करें थोड़ा सा मेरे पास भी मतलब कोई बहुत कंसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो उनके पिटाई तक तो है लेकिन ये तो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा। वो सिद्रा बहन कही थी कि नहीं यहाँ से आगे जा नहीं सकते। इफ समन हैज मतलब अथेंटिक प्रूफ तो शेयर करें, क्योंकि मेरा इस टॉपिक जो ना आज का रिसर्च का वो उनको उनकी ट्रैवलिंग एक्सेस को नहीं लेना था। लेकिन चूंकि अमाशा की हदीस कहती है कि बातों में छुप के बैठ जाते हैं। अब यहाँ से ये भी प्रूफ नहीं होता कि क्या वो आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। मतलब छुप के बैठने एक और बात है, उनकी एक्सेस की रिस्ट्रिक्ट करने तो शो नहीं करा ना। यू आर वेरी वेरी राइट, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग इट आउट कि हमें हॉरिजन जो है इसका उनकी मूवमेंट का वो सिर्फ मेसोस्फीयर पे लाके खत्म नहीं कर देना चाहिए, वरना तो फिर सब हमारे लीडरों को मरीख में भेज दें, जान छूट जाएगी। तो यू आर वेरी राइट, जज़ाकल्लाह। ये बात तो हम मतलब मैं खुद उसको बहुत ज़्यादा ओपन क्लोज एंड पे नहीं करूँगी। मैं आपके साथ जो है ना वो इसको ओपन एंड पे रखती हूँ क्वेश्चन को भी कि इनकी वो जो है वो एक्सेस कहाँ तक हो सकती है। अगर समाज दुनिया की बात हो रही है तो फिर अल्लाह बेहतर जानते हैं, इससे आगे तो मेरे पास भी नॉलेज नहीं है। सो आई वॉन्ट मेक इट लाइक वर्डिक्टिव। ठीक है, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी राइट। एनीवन एल्स प्लीज? मुस्कान है, मुस्कान और सिद्रा, अब ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं।
मेरा सवाल था कि आपने जो बादलों की लेयर्स बताई हैं, सॉरी स्काई की लेयर्स बताई, जी जी। उनके नाम रिपीट कर दें जरा क्लियर करके। और दूसरा ये कि अब हम एरोप्लेन में सफर कर रहे होते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स ऊपर हम होते हैं, तो कैन वी सी देम फ्रॉम देयर, देयर जो अभी आप किनको कह रहे थे इनको या शयातीन को या क्लाउड्स को? ऊपर वाले। आपको- नहीं, शकील को हम नहीं दे सकते, वो अल्लाह ने हमारी रेंज नहीं बनी, ऐसे उसके ही ऐसे अलग ही। हाँ, आप क्लाउड की बादलों बात की कर रही बात है करें, ना? मैं हाँ, बादलों क्लाउड की की बात बात कर कर रही रही हूँ। जी जी। कि वो आई गॉट योर पॉइंट। जी जी, आई सी। इसमें जो आपके पास जो लेयर्स है ना, वो समटाइम थोड़ी सी मतलब बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट डॉट लाइंस तो नहीं है, लेकिन जेनेरिकली सबसे पहले आप ऊपर से शुरू तो एक्सो आता है हमारे पास, फिर जो है वो थर्मो आता है, फिर दरमियान में जो मिडिल लाइन है वो मीजो है। ठीक है, तो आई वाज मोर रिसर्चिंग कि मीजो मीजो में मामला क्या चल रहे हैं। और उसके नीचे जो है ना, आई थिंक स्ट्रेटो है, और फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है। तो जो हमारे जो नॉर्मल जो बादलों के जो वाटर साइकिल की जो रेंज है ना, ये 10,000 मीटर, जहाँ पे देखा हमारे जब हम फ्लाइट पे होते हैं तो हमें बादलों के आसपास घूम रहे होते हैं, दैट इज टेकन अराउंड 10,000 मीटर। 10,000 जाते हैं, लेकिन जो आपको पता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है ना फ्लाइट, वो 30,000 मीटर तक भी जाती है। सो वहां तक क्या अब हम वहां पे होते हैं, मीन्स एट दैट प्लेस? आपने पता है उसको मैं तो लाइन फॉर्म होती है या क्या, आप कुछ ऐसा डिस्क्राइब करेंगी आपके पास तो कोई मुझे इन्फो है जो है इससे रिलेटेड? सिद्रा, आपके पास कोई परफेक्ट ऑथेंटिक इन्फो है? जहाँ तक मैंने पढ़ा था तो मैंने तो यही मैं जब इसको रिसर्च करी थी तो मेरे इल्म में तो यही आया था कि जो आपको हमारी जो पहली ट्रोपोस्फियर है, हमारे बादल से वहीं तक ही होते हैं, जिनको हम मतलब वाटर साइकिलिंग बादल कहते हैं। तो मुझे तो हाँ। वही लाइन लगी। अब आई डोंट नो कि ये अगर स्टेटो में एंटर हो रहे हो और फिर मीजो की बाउंड्री तक जा रहे हो टिल 50 किलोमीटर्स, दैट आई हैव नो आइडिया एट द मोमेंट। मेरे इल्म में नीचे तो आ है कि जाते जैसे हैं नहीं है। जब आप ऑन एयर होते हैं ना, तो बादल काफी नीचे चले जाते हैं कई सूत्रों में, ठीक है। तो इसका तो मतलब वो वो तो बादल खैर के नीचे रह ऊपर गए। नीचे होते ही रहते हैं, दैट्स अनदर फिनोमेना के, वो ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। लेकिन आपने जो लेयर्स बताई हैं, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, कि ऊपर से हमें वहां तक हमारी है रेंज या वहां तक नहीं है, जो आपने रेंज बताई थी बादलों की लास्ट। मेरे इल्म के मुताबिक तो नहीं है, बट आई कैन बी पॉसिबली रॉन्ग, आई हैव टू लेट चेक इट अगेन। जितना मतलब मैंने पढ़ा उसके मुताबिक तो हमारे जो ये जो वाटर वाले बादल हैं ये इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। मीजोस्फेयर में ये वाले बादल शायद नहीं होते, जो कि हमारे रेनी वाटर क्लाउड्स होते हैं। इफ दे आर कॉल्ड टू बी मेरे में तो ग्रेविटेशनल का भी प्रॉब्लम होता होगा ना, पुल का भी, कोई इतने वो ऊपर तो जहाज जा भी नहीं सकता होगा ना, क्या जी, ख्याल है लेकिन आपका? असल में ना बिल्कुल क्योंकि कुछ लगता है तो विदाउट, ऐसे। हाँ, जहाज के लेकिन बात मूवमेंट ये के है लिए कि ग्रेविटी भी तो जरूरी है ना। ऐसे ही है, और ट्रोपोस्फेयर में भी एंटर होते होते जो है ना वो ये शाबेसा की तकरीबन तकरीबन खत्म हो चुके होते हैं, मतलब इनका फाइल बॉल वाला इफेक्ट तकरीबन खत्म हो चुका होता है। फिर ये सिर्फ जो है ना एक मेटेराइट बन जाते हैं, यानी कि पत्थर बन चुके होते हैं, वो फिर बर्निंग इफेक्ट में नहीं होते उस तरह से। सो इसको हम I'm फर्दर not एक्सप्लोर asking कर about सकते हैं। steroids, I'm asking about clouds. उसको आप छोड़ें जो भी उनका है, मुझे सिर्फ क्लाउड्स की रेंज का और उनका जो क्लाउड्स की आपने मैंने बताया ना कि जो जनरल उनका आप रेनी बता। क्लाउड्स है वो मेरे इल्म के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन जिन क्लाउड्स का मैं आपको तस्करा करी थी ना मीजोस्फीयर के क्लाउड्स का, उनको मुझे नाम गलत नहीं मैं बोल दूं, मगर नॉक्टिलेंट क्लाउड्स कहा जाता है। ठीक है, ये फ्रोजन आइस क्रिस्टल्स होते हैं, और या फिर नॉर्थ पोल के पास जो रात को जो आपको बारिश नजर आते हैं, कभी आप देखें बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, कि इनकी तस्वीर बहुत खूबसूरत होती है। स्पेसिफिकली आपको क्या नॉर्थ पास फिनोमेना बनते नजर आएंगे, मीजोस्फीयर में बन रहे होते हैं। ठीक है, और साइंटिस्ट अभी तक इनकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ले नहीं पाए कि क्यों बनते हैं। मैं नॉक्टिलेंट क्लाउड्स की बात मुझे कर रही हूँ। आप ये डिफाइन कर देना, आपने क्या कहा? दे आर फ्रोजन क्रिस्टल्स। Yeah, they are frozen water crystals up there somewhere around the North Pole in the mesosphere range, higher above, much higher above. ठीक है, ये they are always there, लेकिन mostly night time नजर आते हैं। You have to search upon it. मैं ये different clouds की बात कर रही थी। ठीक है, जी, ओके, थैंक यू। next question please. मुस्कान, if you can please. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कंजा। आप ही, मैंने ये पूछना था कि आपने बताया था ना आयशा अलैहिस्सलाम की हदीस के बारे में, उनकी कॉल के बारे में, और ये कि मतलब कि वो तो मीजोस्फीयर तक होते हैं, मतलब कि आपने कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन है, तो आपने उसका सोल्यूशन नहीं बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दें। कौन सा कंट्राडिक्शन? मैं आप समझ नहीं पाई आपकी बात को।
नहीं नहीं, आपने कहा था कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाएगा, मतलब मैं नहीं कह नहीं रही कि है, आपने कहा था अच्छा कि अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बनेगा, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर वो दें। वही बात तो है जिससे कैसे सीधा पता इशारा कर रही मतलब हूँ। कंसा, मुझे एक बात एक्सप्लेन करनी, पहली बात तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये मैं जो आपको बात कर रही हूँ असल में हम कोशिश कर रहे हैं कि साइंस के और कुरान मतलब जो हमारी मामलात है उनके बीच कोई ब्रीच कर सके, हम समझ सकें कि मामलात क्या है। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे हदीस मिली थी जिसमें आयशा के बादलों पे ये तस्करा था कि ये बादलों में छुप जाते हैं। तो मैं और साइंस ये कह रही है कि मीजोस्फीयर में जो है ना इनकी बर्निंग हो जाती है, जो मेटेराइट्स है ना ये मीजोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं। तो यहाँ से एक कंट्राडिक्शन क्रिएट होती है, क्योंकि अगर तो जनरल जो बादल जो हम देखते हैं ना, जो जिनको बादल कहा जाता है, वो मीजोस्फीयर में उस तरह से मतलब नहीं वो रेनी बादल होंगे ना, वो हाइट बहुत ज्यादा है। तो वहां पे खास किस्म के बादल जो हैं वो ढूंढने से मिलते हैं, वो जो हैं वो फ्रोजन आइस क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं डिटेल में इस फिनोमेना में जा रही, लेकिन ये वो बादल जो हम लेते हैं, जो हम जिन पे हम फ्लाइट्स पे होते हैं, जो रेनी बादल होते हैं, ये वहां पे हमारे डिफरेंट एयर जोन के अंदर हैं। ठीक है, जी समझ आ तो मैं गया ये मुझे, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। एनीवन एल्स? हेमन, इफ यू कैन प्लीज। आपका आंसर था, क्वेश्चन था। अच्छा ना, मैं एक सॉरी सॉरी जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं एक चीज ऐड कर दूं। पहले सिस्टर सादिया ऐड करी थी ना बातों का, तो मैं आपको दो तरह के बादल, जैसे कि सिस्टर ने आपको पहले बताया ना, अगर आप फ्लाइट पे सफर करते हो ना, तो 4000 जब आप ऊपर जाते हो ना, 3000 या 4000, उसके बाद ये जो बादल है ना, ये आपकी फ्लाइट के नीचे आ जाते हैं, जहाज इनसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, 4000 के बाद आपके जो बादल हैं, जो रेन वाले हैं, आप उनको अपने जहाज से नीचे देख सकते हो, आपको फिर जमीन नजर नहीं आती, आपको बादल नजर आते हैं। ठीक है, तो ये लेयर जो है, ये जो बादल की लेयर है, जब आप इनसे ऊपर जाओगे तो आपको जमीन नजर नहीं आएगी, और जब हम नीचे होते हैं तो हमें ऊपर आसमान में बादल नजर आ रहे हो, तो उसके बाद की चीजें नजर नहीं आती, ये पड़ता है। ठीक है, मगर जो ये जो सिस्टर बात कर रही हैं, ये वाले बादलों की बात कर रही है, तो बिल्कुल करीब है। ये उन बादलों की बात कर रही है जो ऊपर आसमानों में इनसे भी ऊपर होते हैं। तो शायद अब सिस्टर सादिया को वही बात क्लियर होगी। जिन बादलों की मैं बात करी ना उनके बारे में आप तो ना फुकान कुरैशी के ना व्लॉग को भी थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, उसमें इनको नॉक्टिलुलेंट बादल कहा जाता है। इनकी बहुत डिटेल कम्प्लेक्स फिनोमिना है। जैसा से नॉर्थ पोलर पे आप देखें ना, तो आपको एक कोरा नजर आता है, एक लाइट नजर आती है, डिफरेंट लाइट नजर आती हैं। ये यहीं पे एक खास फिनोमिना में एक खास जोन में बनते हैं, और इनकी एक बहुत कम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वाटर क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। ठीक है, और उसके भी अभी ना कोई यूनिफाइड किस्म का या यूनानिमस किस्म का कोई इसके जो इसका जो फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी डिफाइन नहीं हुआ हुआ। लेकिन ये एग्रीड उपान है कि ये बहुत थिन लेयर ऑफ वाइस वो फ्रोजन क्रिस्टल ऑफ वाटर हैं जो कि अप देयर हैं, लेकिन इनकी हाइट ज्यादा है। और ये आपको मोस्टली जो आपको हो सकता है पूरी दुनिया में ही हो, लेकिन जिनकी मोस्ट ऑब्जर्वेशन है ना वो हमें नॉर्थ पोल के पास जाके नजर आती है। इसको फुकान क्लशी और आप उसका सर्च नेट पे डालिएगा, और ये बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। ये बहुत खूबसूरत आपको शीट्स नजर आती हैं बादलों की। लेकिन अच्छा, हैरानकुन तौर पे ये ऑपोजिट है, ये दिन में नजर नहीं आते, ये रात में नजर आते हैं, और नॉर्थ पोल के भी ये ज्यादा क्लियर नजर आते हैं। इनको जो है ना वो नाइट शाइनिंग स्टार, इसके नाम का जो मतलब है नॉक्टिलुलेंट क्लाउड्स, उसका मतलब भी यही है कि शाइनिंग क्लाउड्स, नाइट क्लाउड्स, लाइटनिंग क्लाउड्स, क्योंकि नजर ही उस टाइम पे आते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ। देखिए मैंने एक पॉसिबल, अच्छा एक और बात मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं यहाँ पे कोई अल्लाह माफ करेगा या नाउजुबिल्लाह किसी किस्म का कोई वर्डिक्ट नहीं दे रही हूँ। इट इज बना, देखिए साइंस ना इट्स ऑलवेज बीइंग लाइक अ स्लेव टू कुरान पाक। तो मैं आई एम ट्राइंग टू मेक अ कनेक्शन, पॉसिबल कनेक्शन एट द मोमेंट, जो एक मुझे मतलब कुरान हदीस से मिला है। ठीक है, इससे क्या होगा, कम से कम हम मजीद इंटरेस्ट क्रिएट कर सकेंगे कुरान पाक को समझने में। हो सकता है समवन समडे कैन कम अप विद अ न्यू आइडिया एंड ही कैन एक्सप्लेन इट मच बेटर देन मी, बट एटलीस्ट इनिशियली हमें एक बेहतर मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं की दुकानें पाके हम जैसे अगेंस्ट जाके इसको करें, लेकिन एक हमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश तो हम कर सकते हैं ना, दिस इज अलाउड टू अस। तो समहाउ मुझे एक डिफरेंस मिला था, वो हमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, और इसमें भाई वाली बात बहुत सही थी कि आसमानी दुनिया को हमें वसीह करना पड़ेगा, शायद इसको हम मेसोस्फीयर तक जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्वाइट पॉसिबल, यस। क्वेश्चन प्लीज। Yes, is I am audible? या यू आर। Okay. Okay, सिस्टर क्वेश्चन अराइज हुआ था शयातीन की रसाई के बारे में, तो मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूंगी। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, तो मैंने पढ़ा था कि इनकी जो रसाई है ना, वो सिर्फ आसमान दुनिया तक होती है, तो इससे आगे ही मूव आउट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि फिर यानी कि इंफॉर्मेशन कैसे गेट कर पाते हैं।
तो वहां पे फरिश्ते जो होते हैं ना वो लाइक आपस में गॉसिप वगैरह कर रहे होते हैं कि नीचे मतलब क्या मामला होने हैं। तो फिर इनमें से जो ये जब सुनने की कोशिश करते हैं तो जिनको तो वो ताला लग जाता है तो वो तो फिर वो कहते हैं कि वो जल जाते हैं। तो बाकी जो बच जाते हैं वो नीचे आके वो काहनों वगैरह को खबर दे देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये भी फायर की यानी ये भी इनका जो मटेरियल होता है ये आग का होता है, और लगती भी आग है, तो ये कैसे मतलब वो किस इंटेंसिटी की आग होती है? ये तो आग तो आपको नहीं जला सकती, तो ये कैसे मतलब इसके है आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? अमन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और वाकई मतलब है ऐसा क्वेश्चन इस पे जो ना एक दफ़ा हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे बहुत एग्जैक्ट तो मैं इस पे कोई मतलब नहीं कह सकती, लेकिन एक गुमान है मेरा, और गुमान ये है कि ये एक तो हीट का इफेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा टेम्परेचर जो इनकी टिप के ऊपर जो है वो प्लाज्मिक टेम्परेचर जो मतलब 1800 के आसपास टेम्परेचर क्रिएट होता है, जो कि हर चीज़ को मेल्ट कर देता है। ठीक है, अब एक तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो आपने वो बात पॉइंट रेस किया कि टेम्परेचर तो नार को कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है ना, तो वो तो शायद इतना माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन एक बात हो सकती है पॉसिबली, तो मैंने कब से कहा ना कि इसके अगेंस्ट जो है ना एक प्रेशर क्रिएट होता है। एक आप जब ये आग बर्स्ट करते हैं ना तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। ये मैं अपनी टेंशन दे रही हूँ वल्लाह आलम, ठीक है। मैं आपके सवाल की रोशनी में एक मुमकिन जवाब सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि क्वाइट पॉसिबल कि जो वो प्रेशर जनरेट होता है वो उनको धकेलता हो ना, जी जी मतलब उनको वहां से हटाता हो। उनके ये इज वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कुड बी, ठीक है। बाकी वल्लाह आलम, क्या इस अल्लाह बारे बेहतर में मैं जानते हैं। बात कर सकती हूँ? क्या इस बारे में मैं बात कर सकती हूँ? क्यों नहीं, हम सब बात कर सकते मसलन हैं, बिल्कुल जरूर क्यों हाँ, नहीं, बल्कि चलिए ठीक है, मैं जिन्नात के बारे में बात करती हूँ। असल में एक हमारे पास जो है ना एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिन्नात के बारे में या उनकी तख्लीक के बारे में। हालांकि इनके बारे में बिल्कुल वाज़े तौर पे हदीस में भी आया और कुरान में भी इन्हें वकान मिनल जिन्नि शैतान के बारे में भी ये बताया। तो जिन्नात की जो तख्लीक है वो हमें बताई गई बिना धुएं की आग, ठीक है। अब बिना धुएं की आग क्या है, हमें ये समझने में जो है ना थोड़ी मुश्किल होती है। हम समझते हैं ये नॉर्मली जो फायर है, जो हमारे सामने आग चल रही है, जल रही है, इस चीज को हम समझते हैं कि ये शायद बिना धुएं की होगी, तो इससे इसके जरिए जो ना शैतान की या जिन्नात की तख्लीक हुई होगी। तो एक पॉइंट और मैं आगे डालती हूँ कि कुछ चीजें जो है ना आपको बताई जाती हैं क्लियर तौर पे साइंस के अंदर, लेकिन कुछ चीजें आपको नहीं बताई जाती। आपके पास इंफॉर्मेशन जो साइंस के थ्रू आती है वो 20% आती है, 80% नहीं आती। हमने मैं आपको 2016 के अंदर एक चीज देखी थी, मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि जिन्नात की मौत कैसे होती है या जिन्नात कैसे मरते हैं। 2016 में जो है एक साल मनाया गया था लाइटनिंग ईयर, ठीक है, याद है किसी को? 2016 जो है वो लाइटनिंग ईयर मनाया गया था, रोशनी का साल। कैसी रोशनी थी वो? पाकिस्तान लाइटनिंग, ठीक है। पाकिस्तान जिन्नात के लिए अहादीस, जी आप एक्सप्लेन करें प्लीज। जी जी, हम सुन रहे हैं, आप एक्सप्लेन करें एक्सप्लेन कर प्लीज, हम रही हूँ सुन कि रहे हाँ, हैं। तो जिन्नात के लिए 2016 जो है वो लाइटनिंग ईयर मनाया गया था। अब हम जब लूसीफर की चीजें देखते हैं, सिंबल्स देखते हैं, तो लूसीफर के सिंबल्स में एक सिंबल आता है लाइटनिंग का, बिजली का, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है, जी 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 जी। ऐसे ही। उनका तो जो वेरी कबाला नाइस। कबाला जो है उसमें भी लाइटनिंग है, जी साइन जी है, ऐसा जी ही जी, है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन आती है वो थोड़ी सी ब्लंडर करके आती हैं, बहुत सारी चीजें गलत बताई जाती हैं, आपको सिर्फ घुमाया जाता है ताकि आप असल चीज तक ना पहुंच सकें, लेकिन अल्लाह ताला वाज़े तौर पे बताते हैं। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, एक हदीस है कि शैतान या जिन्नात जो है वो तुम्हारे अंदर तुम्हारी रगों में दौड़ते हैं, ठीक है, रगों में जी दौड़ते जी हैं। दौड़ने वाली चीज और आग फैलती है, दौड़ती नहीं है। आग ऊपर की तरफ जरूर जाती है, लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतनी ऊंचाई तक जाए, स्टेप बाय स्टेप भी वो नहीं जा सकती। लेकिन हम अगर बिजली को देखते हैं तो बिजली दौड़ती है, बिना धुएं की आग है ये किसी चीज से टकराए तो आग पैदा होती है। समझ में आ रही है कुछ? आपकी बात अब मैं समझ इनका में, यू मीन टू शाहद से शाकिर, काइंड ऑफ एनर्जी, यू मीन टू से काइंड ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, ये अ बिजली फॉर्म से ऑफ बने हुए स्पेसिफिक हैं, एनर्जी। ये आग से नहीं बने हुए। हमें बताया जाता है लेकिन बिना धुएं की आग। बिना धुएं की आग क्या है? बिजली, लाइटनिंग, ठीक है। मुस्कान, अब मैं मैं आपकी बात आपको समझ इनका रही हूँ, मेट्रॉइड इसको के जरिए मौत साइंटिफिकली, भी बताऊंगी, मैं जी जी, आपको मैं आपकी बात समझ मेट्रॉइड के रही जरिए हूँ। इनकी मौत भी बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन भी देखती हूँ कि क्या है। तो ये जो है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तुम्हारी रगों में दौड़ते हैं, तुम्हारे खून में दौड़ते हैं, ये इस तरह चलते हैं। तो हम देखते हैं कि आग दौड़ती नहीं बल्कि फैलती है बुरे तरीके से, लेकिन बिजली दौड़ती है किसी भी जगह से। बिजली को ताकत कहाँ से मिलती है?
लिक्विड से। पानी, हम देखते हैं पानी एक बहुत बड़ा सोर्स है कंडक्ट करने का बिजली, लाइट कंडक्ट करने का, लेकिन गैसेस नहीं है। आग जो है वो गैसेस से बनती है, डिफरेंट किस्म की गैसेस से आग बनती है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ती है, ज्यादा नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं। लेकिन हम देखते हैं बिजली को हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। यानी कि जिन्नात जो है, एक हदीस आती है जिसका मफहूम है कि जिन्नात जो है एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर आसमान तक पहुंचते हैं, पहले आसमान तक, और फिर वहां से खबर पकड़ते हैं, और जब ये नीचे तक देने लगते हैं तो इन पे शहाब साकिब यानी मेट्रॉइड्स का हमला हो जाता है। अब बात ये आती है कि आग को आग कैसे मारेगी। तो याद रखिएगा, मेट्रॉइड जो आसमान तक आते हैं ये तकरीबन 5 किस्म के आते हैं। अगर तो ये पर्पल किस्म का यानी पर्पल रंग में आ रहा है तो ये कैल्शियम से बना हुआ है। मेट्रॉइड 5 किस्म के होते हैं। जब वो आसमान दुनिया में दाखिल होते हैं तो उनकी रंगत के जरिए हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो किस चीज से बने हुए हैं या उनमें किस चीज की मकदार ज्यादा है। अगर वो लाइट पर्पल या डार्क पर्पल है तो उनके अंदर कैल्शियम की मकदार ज्यादा है। अगर वो ब्लू में है, डार्क स्काई ब्लू या थोड़ा लाइट स्काई ब्लू, तो वो उनमें आयरन की मकदार ज्यादा है। अगर वो लाइट ग्रीन या थोड़ा सा बढ़ के पैरेट ग्रीन के अंदर आते हैं तो उनमें मैग्नीशियम की मकदार ज्यादा है। अगर वो ऑरेंज में या टर्न टू येलो यानी तेज ऑरेंज कलर या हल्का ऑरेंज या येलो की तरफ जाता हुआ शेड हो तो उसमें सोडियम ज्यादा है। और अगर वो रेड की तरफ है या पिंक, लाइट पिंक या रेड, तो उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा है, यानी वो इन चीजों से बने हुए हैं। अब जब शैतान या जिन्नात जो हैं जब आसमानों तक जाते हैं खबर लेने के लिए, तो हम किस तरीके से उनको पहचानेंगे कि इन पे कौन सा मेट्रॉइड गिरा है जिसकी वजह से हम पहचाने कि हाँ जी ये शैतान पर ही गिरा है। अगर वो बिजली से बने हुए हैं यानी लाइटनिंग, हम देखते हैं कि जिन्नात ने अपना या लूसीफर ने अपना सिंबल भी इस चीज को रखा हुआ है क्योंकि वो इसी से ही पैदा है। जब वो आसमान दुनिया के अंदर आता है तो वो किसी चीज से जब वो टच करता है तो वो एक आग पैदा करता है जो हमें लगता है कि हाँ जी ये इसी आग से बना हुआ है, लेकिन वो एक मैटर यानी मटेरियल से बना हुआ है, वो है लाइटनिंग मटेरियल। उसका कोई धुआं नहीं होता किसी भी तरीके का। अब जब मेट्रॉइड आते हैं तो हमें बताएं कि वो कौन सी चीज है जो बिजली को कम कर सकती है या ताकत उसकी खत्म कर सकती है। मैंने 5 तरीके बताए, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो बिजली को खत्म कर सकती हैं, बिजली की ताकत को कमजोर कर सकती हैं? हाँ, नाइट्रोजन। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगर हम आसमान पर मेट्रॉइड या मेट्योर में से पिंक कलर या रेड कलर के निशान में देखते हैं तो हमें वहां समझ जाना चाहिए कि ये हमला जिन्नात पर हुआ है, क्योंकि लाइट को कमजोर करने वाला या हमारी लाइट को कम करने वाला जो है वो नाइट्रोजन, वो हमारी लाइट को यानी बिजली को पैदा नहीं करता। नाइट्रोजन जो है वो बिजली को पैदा नहीं करता बल्कि बिजली के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। सो जिन्नात की मौत जो है वो टूटने से होगी। किस तरह टूटने से? उनकी ताकत टूटेगी और उनका जो खदोखाल या उनका जो तख्लीक है बनी हुई उस चीज को तोड़ा जाएगा। सो आग आग को नहीं करती, आग आग से मिलकर ताकत बनाती है। सो जिन्नात जो है वो बिना धुएं की आग से बने हुए हैं। बिना धुएं की आग यानी कि लाइटनिंग, जो कि 2016 में बाकायदा मनाया गया था, साल शैतान का साल मनाया गया था और उसकी ताकत का साल मनाया गया था, और उसके बाद उसकी ताकत इंक्रीज हुई, बहुत ज्यादा डिक्रीज होने की जगह फैली। सो ये एक सिर्फ ब्लंडर कहूंगी एक तरह का, या मुगालता जो आप लोगों में डाला गया कि ये आग से बने हुए, आग से नहीं बने हुए, ये बिना धुएं की आग से बने हुए हैं। और बिना धुएं की आग एक बिजली है, लाइट, जो कि ये लोग अपने हर चीज में इस्तेमाल करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। हैरी पॉटर की आपने फिल्म देखी होगी, जो जिन ज़्यादा लोग होते हैं, हैरी पॉटर के माथे पे एक निशान, बिजली का निशान बना हुआ, तो ये हर चीज में लेकर आते हैं इस चीज को। ठीक है, जब ये मेट्रॉइड जब ये मेट्रॉइड के जरिए मरते हैं तो मेट्रॉइड कौन से होता है? पिंक कलर में या रेड शेप में। अगर तो वो ज्यादा रेड शेप में जा रहा है तो वो ऑक्सीजन उसमें ज्यादा है, सो वो जो है जिन्नात को मारने के लिए नहीं है। लेकिन अगर वो पिंक शेड के अंदर है, लाइट पिंक या थोड़ा सा डार्क पिंक, तो वो नाइट्रोजन है जिसके जरिए उनको मारा जा रहा है। सो इस चीज को थोड़ा क्लियर करें कि जिन्नात जो है वो आग से नहीं बल्कि बिना धुएं की आग से बने हुए यानी लाइट से बने हुए। और एक भाई ने सवाल किया था, अगर हम मार्स में चले जाएं तो जिन्नात से पीछा छूटेगा या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर भी मैं जानती हूँ, बता दूं अगर किसी को बुरा ना लगे तो? बताया, लेकिन थोड़ा शॉर्ट कर दें प्लीज। हाँ, देखें जमीन क्या है। अल्लाह ताला ने तमाम जमीनों को इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर
तकरीबन 40 सूरज हैं जो चल रहे हैं कॉस्मोस की इंफॉर्मेशन के अंदर। 40 सूरज इस वक्त हमारी, यानी जो हमारा सूरज है उसके अलावा भी इस वक्त 39 सूरज इस जमीन मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर चल रहे हैं, हमारी गैलेक्सी में। सो उनकी अपनी अपनी जमीनें मौजूद हैं। हम जानते हैं 012843, मेरे ख्याल में मैं उसका नंबर भूल रही हूँ, एल जो है वो हमारी जमीन से भी बड़ा है, यानी एक और अर्थ। अर्थ है क्या असल में? जमीन क्या है? जमीन ऐसी चीज जो पानी या हवा से हटकर ऐसी जगह जहां पे कोई चीज टिक के खड़ी हो सके या वो ग्रेविटी बना सके, जहां पे वो किसी चीज को अपने साथ चिपका सके। सो अर्थ उस सारी जगहों को कहते हैं। सो जमीन पर अल्लाह ताला ने कहा कि जैसे कि हदीस में भी आया कि जिन्नात को जमीन पर कैद किया गया, यानी अर्थ पर कैद किया गया। तो यानी इनको हर उस जगह पर कैद किया गया जिस जगह पर खड़े होने या चिपकने की चीज मौजूद है, ग्रेविटी मौजूद है, या बेसॉल्ट से बनी हुई जमीन मौजूद है, या पहाड़ मौजूद हैं। तो इन्हें वहां हर जगह, हमें ये नहीं बताया गया कि वो सिर्फ हमारी जमीन के पहाड़ों में छुपे हुए हैं, गारों में छुपे हुए हैं, या पानी के अंदर है। हमें दूसरी जगहों के बारे में भी अर्थ टोटली बात की गई अर्थ के अंदर। और अर्थ टोटली कितने हैं इस वक्त? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 40 सूरज हैं जो अपनी अपनी अर्थ लेके घूम रहे हैं, यानी अपना अपना एक सिस्टम लेके घूम रहे हैं। सो इस हिसाब से जब हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तमाम आलमीन का रब हूं, तो उसमें वो आलमीन, आलम खुद एक वर्ड है जो जमा है, सिंगल नहीं है, लेकिन उसको भी अल्लाह ताला ने डबल ट्रिपल कर दिया, यानी आलमून, आलमीन कर दिया। इसका मतलब कि कोई एक आलम जो है वो डायरेक्ट नहीं चल रहा। अगर कोई इसकी मिसाल लेना चाहता है कि भाई क्यों इस तरह नहीं चल रहा, या हमारी ही सिर्फ जमीन है, आगे कोई जमीन नहीं है, तो याद रखिएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जमीन से, हमें बताया जाता है तीसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर भी जमीनी मामला चल रहे हैं। अगर हम आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश देखते हैं तो ग्रेविटी का अमल दखल बहुत ज्यादा देखते हैं। खैर ये क्योंकि बहुत मुख्तसर चीजें बतानी थी, तो मैं इस चीज में यही बताऊंगी कि जहाँ ग्रेविटी चल रही है वहां लाइफ चल रही है, लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ चल रहा है। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का देखते हैं कि वो जिस जगह पर हैं जिंदा है, वो वहां से वापस आएंगे तो जिंदा यानी अपनी हालत जिंदगी में आएंगे और बाकायदा वो सफर करेंगे, तो वहां पे उनको खाना पीना भी मिल रहा है, यानी एक लाइफ ऑफ सर्कल वहां भी चल रहा है। इसका मतलब वहां जिंदगी मौजूद है। सो हम इस चीज को मिसाल ले सकते हैं। एलियन का तस्वुर जो यहूदी लेकर आए थे, ईसाई नहीं लाए थे, याद रखिएगा, एलियन का तस्वुर यहूदी लेकर आए थे, क्योंकि वो ये सारी चीजें जानते थे। वो जानते थे कि हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया के सिस्टर अंदर, मुकद्दस आपकी मुख्तलिफ आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा सिस्टर हाँ हाँ मुकद्दस, आपने बहुत अच्छा, आपकी भी इंफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। तो आप हमसे आई एम कांटेक्ट कर नॉट लीजिएगा, मुकद्दस, आई एम मुस्कान। वी कैन अरेंज योर सेशन एज वेल। हम बहुत जरूर चाहेंगे कि आप अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करें, तो आप प्लीज हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और आप हम एक सेपरेट सेशन रखेंगे। बहुत जबरदस्त आपकी इंफॉर्मेशन है, जज़ाकल्लाह खैर। अभी आपकी आवाज थैंक नहीं यू आ सो रही, मच। आई डोंट नो क्यों। अच्छा, मैं, हालांकि मेरी तरफ से कोशिश थी कि आवाज आए, चलें, इट्स ओके। सही, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा आपका पॉइंट खत्म हो गया तो किसी और का पॉइंट ले लें। जी नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट पर्सन? कंजा फातिमा, आपका हैंड रेज्ड है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर जो जिन्नात है वो लाइट से बने या करंट जो भी चीज से बने हैं, तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आते हैं? मतलब इस लिहाज से मेरा मतलब क्या हम उनको फील क्यों नहीं कर पाते हैं? मतलब इस लिहाज से मुझे काइंडली वो लास्ट टाइम जो आप ये मुझे समझा रही थी वो गाइड कर दें। अच्छा देखें बेटा, जिन्नात हमें इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि लाइट जो है जब तक किसी चीज के साथ टच ना हो हमें नजर नहीं आती। बिजली को हम उस वक्त तक महसूस नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी फीलिंग्स ना आए, यानी कि वो बल्ब में नजर आ रही है, पंखे में नजर आ रही है, लेकिन नॉर्मली हमें वायर में चलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी हमारी आंख जो है अभी लाइटनिंग का वो आपकी सिस्टम आवाज नहीं कट देख सकती। अभी भी आवाज कट रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, जी जी हाँ, कंटिन्यू करें। लाइट्स आपकी जो आवाज है वो कट रही नॉर्मली हमें अपनी आंख से नजर नहीं आती जब तक कि हम उसे फील ना करें। हम उसे बल्ब के जरिए देख सकते हैं, हम उसे पंखे के जरिए देख सकते हैं, हम किसी भी मोटर को चलते हुए देख सकते हैं, लेकिन हम बिजली को दौड़ते हुए, तारों के अंदर दौड़ते हुए नहीं देख सकते जब तक के, वो मुझे इसलिए आपको क्योंकि हमारी सेपरेट आंख कर जो है सकते हैं। लाइट्स की मखसूस चीजें देखती है, यानी लाइट्स की मखसूस कलर देख सकती है, लाइट्स की मखसूस एक्सपेक्ट्रम देख सकती है। हर लाइट का एक्सपेक्ट्रम नहीं देख सकती। हम यूवी लाइट्स नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट जो है, हम यूएलटी लाइट्स भी नहीं देख सकती हमारी आंख। तो कुछ जानवर जो है वो ये देख सकते हैं, कुछ इंसान देख मुस्कान, सकते मुझे हैं, यहाँ पे लेकिन आप इंटरसेप्ट करने तमाम दें। लाइट्स की तमाम चीजें मुस्कान, हम मुझे यहाँ पे नहीं देख थोड़ा इंटरसेप्ट करने दें। सकते। इस वजह से हम जिन्नात भी नहीं देख पाते। ठीक है, सिस्टर मतलब मुस्कान, अगर ये आप इसका उनको पॉइंट ऐड करने इंटरेक्शन दीजिएगा नहीं प्लीज। होगा, मतलब कुछ एक हेलो, रेडिएशन है जो हम नहीं देखते लाइट की रेंज में ना, तो मतलब जी कि जिन्नात वो हमारे इस वजह से आउट ऑफ सीन है मतलब। जी बिल्कुल बेटा, वो इस वजह से आउट ऑफ सीन है क्योंकि हमारी आंख जो है वो मखसूस लाइट की मखसूस हिस्से देख सकती है।
लाइट में तकरीबन 300 के करीब हिस्से हैं जिनमें से हम सिर्फ 7 देख सकते हैं, और बाकी 21 के ऊपर साइंसदान काम कर रहे हैं, लेकिन 300 अभी भी हम पूरे नहीं देख सकते। इसी वजह से जिन्नात हमें नजर नहीं आते। जी जज़ाकल्लाह। और ये भी कि मतलब जो लोग कहते हैं कि हमने जिन्नात को देखा है तो वो भी लाइट आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा देखो, वो जो कहते हैं कि हमने जिन्नात को देखा है वो इसलिए क्योंकि जिन्नात किसी जगह पे आके कमजोर जब पड़ता है तो वो अपनी कोई ना कोई चीज देता है, यानी कहीं ना कहीं आके वो ब्लिंक करता है, आप लोग जिसकी वजह से हमें उसकी फील आती है, उसकी महसूस होते हैं, या वो फिर फॉर्म चेंज कर रहा होता है, डिफॉर्म हो रहा होता है किसी चीज में, यानी इंसानी रूप में आ रहा होता है या किसी और चीज में आ रहा होता है, हमें तो नजर आता है। अगर हम बिजली को सिर्फ लाइट में ही देखें तो हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन हम जब लाइट को बल्ब में देखते हैं तो हमें रोशनी की सूरत नजर आती है, लाइट को जब हम पंखे में देखते हैं तो वो हमें चलते हुए नजर आता है। ठीक है, समझ में आ रही बात बेटा? हेलो, आवाज आ रही मेरी? समझ आ गई जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू बेटा। नहीं तो वो जन्नत तो वैसे तो नजर तो नहीं आते अगर देखा जाए, वो तो इस नहीं, आईने में भी देखे तो आईने में भी नजर नहीं आएंगे ना। हाँ, वो तो आपको बिजली फील नजर कर आती है, सकते आपको लाइट्स हैं नजर ना, आती हैं। फील। लाइटनिंग जब हम आसमान पर देखते हैं थंडर की सूरत में, तो वो जब टकरा रही होती है और जोरदार तरीके से रगड़ पैदा होती है, हमें तभी नजर आती है। लेकिन हम जानते हैं कि बादलों के अंदर मुस्तकिल लाइटनिंग हो रही होती है, लेकिन वो जमीन तक हमें नजर नहीं आती जब तक कि वो नीचे तक ना आके गिरे। तो लाइट हमें नॉर्मली नजर नहीं आती। क्या आप बिजली को नॉर्मली देख सकते हैं? वायर में दौड़ती हुई देख सकते हैं? आपको नहीं पता लगेगा बिजली में 420 वोल्ट की दौड़ रही है या 1000 वोल्ट का दौड़ रहा है, कितने वोल्ट की बिजली दौड़ रही है। आपको अपने बल्ब, अपने पंखे, नॉर्मली मैं घरेलू चीजें बता रही हूँ कि इनके थ्रू आपको पता लगता है, या इनके मीटर्स जो होते हैं जिनके जरिए आपको पता लगता है कि इस वक्त हमारी तारों में इतनी बिजली है। हमें वैसे नजर नहीं आती बिजली। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ये बिना धुएं की आग से बने हुए, लाइट की अपनी एक जो है, क्योंकि ये भी गर्म होती है तो हमें लगता है कि वो आग से बने हुए इसलिए वो गर्म फील दे रहे हैं, तो ये नहीं, लाइट खुद भी, बिजली जो है वो खुद भी गर्म होती है। जब तक ये किसी चीज से टकराए ना तो इसमें फायर पैदा नहीं होता। तो फायर पैदा नहीं होता, इस वजह से हमें पता नहीं लगता इनके बारे में। तो जिन्नात भी जब ये कमजोर पड़ते हैं या किसी चीज में फॉर्म होते हैं, डीफॉर्म कह लें इनको, या अपनी शेप से हट के दूसरी शेप में आते हैं, तो हमें नजर आते हैं ये, वरना ये ओरिजिनली हमें नजर नहीं आते बिजली की तरह, क्योंकि ये बिजली से ही बने हुए हैं। सही। मतलब कुरान में तो सूरह बकरा में तो कहा है कि जन्नत आग से नहीं बने हुए, बिना धुएं की आग, बिना धुएं की आग। आप उस आग को जाके देखें, अल्लाह जी ताला ने बिना धुएं की आग कहा है। जी। बिना धुएं की आग यानी वो किसी गैसेस से बनी हुई आग नहीं है। हमारे पास जो फायर मौजूद है ये गैसेस से बने हुए हैं। बिजली गैस से नहीं बनती, कंडक्ट नहीं होती, किस किस चीज में बह के जाती है। हमारे पास जो नॉर्मली आग है वो फैलती है, बहती नहीं है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें एक से ज्यादा हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो तुम्हारे खून में बहता है, तुम्हारे खून में दौड़ता है। शैतान जो है वो दौड़ेगा, बहेगा। अगर हम इस आग को लेके अपने साथ लगाएं तो हम जानते हैं हमारे जिस्म के अंदर भी बिजली है। हम एक तरीके से छोटा मोटा बल्ब जला सकते हैं अपनी बिजली की वजह से, राइट? साइंस कहती है, आपने तजुर्बा भी करके देखा होगा, हमारी कुछ मैग्नेटिक इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म में बिजली पैदा होती है, और हमारा ब्रेन जो है वो टोटली बिजली पैदा करता है, जिसके जरिए हम एक छोटा मोटा बल्ब भी जला सकते हैं। और इसी वजह से जिन्नात इंसान पर सवार हो सकता है आराम से, लेकिन आग नहीं हो सकती। आग इंसान के अंदर कैसे आएगी? आग के मॉलिक्यूल बिल्कुल डिफरेंट है। Sister, I have a जिन्नात question. में Can you please give a proper reference on it, or otherwise it would just be an assumption? प्रॉपर रेफरेंस यार आपको कुरान और हदीस ही मिलेगी। It's आपको इसके लिए फिर उसके बाद it's जो है ना not. इन जो लोगों को आप देखना दे रही हैं, पड़ेगा। जो आप दे रही हैं, it's not clear. बिल्कुल अनयूजुअल Sorry है। to say, but it's not clear. It's not unusual, but it's kind of going against that. Like humans are Against, made वो of clay, but इसलिए it's मैं not that बताती हूँ, kind of clay देखिए, what the earth हाँ, possesses. अब मैं आपको It's बताती हूँ कि different. मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। अब आपको इसके लिए जो है ना आर्कियोलॉजी साइट के ऊपर जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा पिरामिड्स के अंदर बिजली कैसे पैदा हो रही थी। पिरामिड्स के अंदर उन लोगों ने अपने बकायदा बताया है कि वो किसके थ्रू मदद लेते थे, किस तरीके से लेते थे। सो हमें जो है सुमेरियन टैबलेट्स जो है, आप अगर उसमें जाके देखें तो आपको पता लगेगा कि जिन्नात किस चीज से बने हुए थे। हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो भी समझाता है, यानी वो जो है मेट्रोड और मेट्रोटिक सारे मामलात जब चला रहे थे तो उस वक्त भी हमें जिन्नात के मामलात पता लग रहे थे। तो जो लोग आर्कियोलॉजी साइट के ऊपर हैं उन लोगों को इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से इल्म होगा। ज्यादातर यहूदी इस मामले में बहुत आगे हैं, वो जानते हैं कि जिन्नात जो है वो बिजली की पैदावार है, आग की नहीं, जमीनी आग की नहीं।
आप इस चीज के लिए जो है 2016, अगर आपको ज्यादा प्रूफ अच्छे चाहिए तो इसमें 2016 के ऊपर जाएं। 2016 में लाइटनिंग एयर के ऊपर जो है पूरे इन लोगों के चीजें आई हैं, उसको रिसर्च करें। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जिन्नात असल में उनका असल मटेरियल क्या है, वो हमें क्यों नजर नहीं आते। Sister, I have a point is just the same. Like if humans are made out of clay, but it's not the same clay found on earth. देखें, You know what I mean? आपको It's अभी इस चीज different. के ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने सिर्फ 3 का जिक्र नहीं किया इंसान की पैदाइश के ऊपर। आप कुरान के अंदर देखें, अल्लाह ताला ने सलसालिन कल फखार भी जिक्र किया, मिनत तीन भी जिक्र किया। यानी अल्लाह ताला ने सलसालिन कल फखार कौन सी मिट्टी है, किसी को पता है? सलसालिन कल फखार कौन सी मिट्टी है? ये क्या है? इसको केमिकल नेम कौन सा है? ये किस मिट्टी का नाम है? ये केमिकल नेम है कौन सी मिट्टी? सलसालिन कल फखार वो मिट्टी थी जिसको देख के फरिश्ते एकदम परेशान हुए थे, उन्होंने कहा था या अल्लाह ये तो फितना फसाद करेगा। सलसालिन कल फखार कार्बन है जो जलता है, भड़कता है। सलसालिन कल फखार का मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं है, तीन का जिक्र अल्लाह ने अलग किया है, सजील का जिक्र अल्लाह ने अलग किया है, सलसालिन कल फखार का अलग जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने 5 मिट्टियों का जिक्र किया है कुरान के अंदर, 5 तरह की मिट्टियां, जिनमें से एक जिसको देख के फरिश्ते चौंक गए थे और फरिश्तों ने कहा था ये तो शर फैलाएगा, क्योंकि ये कार्बन था। कार्बन जो है वो किस तरह की आवाज पैदा करता है? आप जब कोक की बोतल खोलेंगे तो वो बोतल खोलने के बाद कौन सी आवाज आती है? करके एक आवाज आती है, वो है सलसाल, खनकता हुआ, वो खनकती हुई आवाज है। कैसी? हमारे तो नॉर्मली ये तर्जुमा किया जाता है खनकती हुई आवाज। प्लीज रिपीट कर देंगे सिस्टर, ये सलसाल क्या है आपने? ये जो मिट्टी सलसालिन का कल फखार, खनकती हुई मिट्टी। हमारे उर्दू में इसको तर्जुमा लिया जाता है खनकती हुई मिट्टी का, बजने वाली मिट्टी का। लेकिन बजने वाली नहीं, नॉर्मली इसका आवाज है आवाजदार मिट्टी, जो आवाज देती है, भड़कती है, भड़क कर आवाज देती है। सलसालिन कल फखार का असल मायने है भड़क कर आवाज देने वाली मिट्टी। वो क्या है? कार्बन। इंसान का मटेरियल बनाने में 5 तरह की मिट्टियां इस्तेमाल हुई हैं। एक नॉर्मल मिट्टी हम जानते हैं जो कि मिट्टी के अंदर मिट्टी हो जाएगी। आप इसके अंदर फिर उसके बाद और भी चीजें देखेंगे। अल्लाह ताला ने कार्बन का जिक्र किया, मैग्नीशियम का जिक्र किया, बिजली का भी जिक्र किया अल्लाह ने। सो 5 तरह की मिट्टियां जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताई हैं, एक मिट्टी नहीं बताई अल्लाह ने। हमने तो मिट्टी को बस मिट्टी समझ लिया, बजने वाली मिट्टी, काली जली हुई मिट्टी, गंधक वाली मिट्टी, आम मिट्टी, बस। आपने असल मायने क्यों नहीं ढूंढे इसके? तो वही तो बात है कि it's different ना, it's different from the earth. वो इसलिए क्योंकि असल मायने So नहीं why ढूंढेगे। can't आपके jinn be वहां तक made of पहुंचाया नहीं fire गया। which is different from this earth? Alright, क्या Because एक it's मिनट just सब an let me get assumption because you're not giving proper reference. So why? I mean, I don't understand. आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया कि हम मुझे फिर दोबारा अपना क्वेश्चन वो कीजिएगा, रेज कीजिएगा, क्योंकि मेरी बेटी रो रही थी It's तो मुझे just the bijli part. Where are you picking that up from? Do you have an Arabic अच्छा, word or do you have a proper hadith on it? It's मैं not. नहीं, एक मिनट, एक मैं अरबिक हूँ, हाफ अरबिक हूँ, बनु आदम से, ठीक? इसलिए अरबी के मामले में पुरानी अरबी या कबायली या देहाती अरबी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। एक दूसरा, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है? Sister Muskan, I have a मैं question बहुत here. सारी चीजें आपको सिर्फ बहुत सारी चीजें सिर्फ इस वजह से आपको बता सकती हूँ कि मेरा 17 साल का तजुर्बा है यहूदियों के साथ काम करने का। और मैंने आपको अपनी बात से पहले ही बताया था कि आपके पास साइंस की भी इंफॉर्मेशन जो आती है वो 20% आती है, 80% आपको नहीं बताई जाती। क्या आपको मुस्कान, ये क्या आप बताया हमें गया अपना कि नंबर दे सकती हैं? मुस्कान, आप हमें अपना नंबर दे सकती हैं, हम आपसे कांटेक्ट करके फिर एक स्पेशल सेशन रखेंगे आपके साथ। प्लीज अपना नंबर डीएम कर दें या मुझे बता दें प्लीज। मेरे ख्याल में मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे तो खुद किसी ने यहाँ बुलवाया है। जी सो जी, क्या आप ये मुझे नंबर आपके लॉ किसने के हिसाब बुलवाया, से हम है, उनसे कह देंगे। रूल्स एंड सॉरी, रेगुलेशंस के हिसाब से है? आपको किसने बुलवाया, हम उनसे आपका नंबर ले लेंगे। डॉक्टर सादिया। डॉक्टर सादिया ने बुलवाया, नो प्रॉब्लम, हम डॉक्टर सादिया से कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू। Sister Muskan, I wanted to ask you something. यस, जो भी आपने बताया था कि ये इनको पैदा किया गया है बगैर धुएं की आग के, तो सिस्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आग अपनी इनिशियल फाइनल स्टेज पे होती है तब भी वो बगैर धुएं की हो जाती है। फाइनल स्टेज पे नहीं, जब वो शुरुआती स्टेज पे होती है, जब वो बिना धुएं की ही होती है। हम देखते जब हैं वो उसके अंदर फाइनल ब्लू शेड। अच्छा,
फाइनली ब्लू शेड में आती है। जब वो स्टार्ट हो रही होती है तब वो ब्लू शेड में आती है। देन उसके बाद वो जब हीट अप होती है बहुत ज्यादा तब वो रेड उसमें जाती है। लेकिन फिर जब वो एक्सट्रीम लेवल पे आती है तो वो फिर दोबारा से ब्लू हो जाती है। हमने देखा होगा अक्सर कार्टून मूवीज के अंदर जो ना जिन्नात को ब्लू कलर का दिखाया जाता है, जी जी राइट? यस हाँ, तो बिजली जब आसमान से गिरती है तो वो किस कलर में होती है? देन वो अपना जब निशान छोड़ती है तो वो किस कलर में होती है? ओके ये इन्फॉर्मेशन जब मुझे जिन्नात की मिली थी ना तो आई वाज जस्ट, मुझे काम करते हुए सिर्फ 8 साल हुए थे यहूदियों के साथ, और ओके यहूदी इस मामले में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर मारते हैं क्योंकि वो धोखेबाज हैं। अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा है ना, धोखेबाज हैं, फ्रॉड करते हैं। सो जी फ्रॉड उनकी ये है कि आपको असल चीज से हटा दिया उन्होंने। तो याद रखिएगा, आग जो है वो आसमान की तरफ नहीं जाती। आग की इबादत की गई थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ मटेरियल्स जो है वो हमने देखा है, बल्कि कुछ नहीं, अक्सरियत मटेरियल्स जो है वो जमीन की तरफ आते हैं, आग आसमान की तरफ जाती है। तो इस वजह से आग को जो है ना धोखा दिया गया आपको आग की तरफ। ये जो ज़ोरास्ट्रियंस लोग जो थे, जो आग की इबादत करते थे, इन्हें धोखा दिया गया था कि तुम आग की इबादत करो, क्योंकि बिजली जो है वो आग भी पैदा करती है। ठीक है, बिजली अब इसको जो है हम जानते हैं कि जहन्नुम में अल्लाह ताला ने एक हदीस के अंदर आया था, जहन्नुम में एक जिक्र हुआ था कि वहां पे एक हिस्सा जो है वो आइस का है, ठंडक का, जी बर्फ का। ठीक है, बर्फ का किस लिए है? हमें बताया गया जी वो जिन्नात आग से बने हुए हैं तो उनको वहां ले जाके ठंडा कर दिया जाएगा, ये उनकी सजा है, राइट? ओके उलमा राइट के जरिए हमें यही मालूम चला है। आइस के अंदर बिजली कभी भी मूव नहीं करती, पानी में मूव करती है, पानी के थ्रू, बल्कि बहुत तेजी से फैलती है बिजली। ठीक है, क्योंकि उससे बनी हुई होती है वो, आइस में नहीं करती। आइस भी बर्न करता है। आपने आइस बर्न देखे कभी? लोग जले हुए, आग से जले हुए से ज्यादा तकलीफ देती है जो आइस से जलते हैं। आपने देखा होगा उंगलियां वगैरह जो लोगों को फ्रॉस्टिंग हो जाती है, जी जी फ्रॉस्ट बेयर करना बाइट, मुश्किल फ्रॉस्ट बाइट देखे कभी? उनसे उनकी तकलीफ पूछेगा। आग जो है, हम नॉर्मली आग से जब जलते हैं तो हमें सिर्फ जलन होती है, हमारी ऊपरी स्किन जलती है, ठीक है? और हम जानते हैं कि हमारी ऊपरी स्किन के ऊपर एक स्किन जो लेयर्स है उसके नीचे हमारे सेंसर्स काम कर रहे हैं। अगर हमारी स्किन काट दी जाए तो हमारे अंदर पेन का हिस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्किन ही हमें पेन बता रही होती है। लेकिन जो फ्रॉस्ट बाइट होते हैं उनसे पूछें, वो कहते हैं ये स्किन में दर्द नहीं करता, ये जलन पैदा नहीं करता, ये हड्डियों में दर्द होता है और दिमाग तक जाता है ये दर्द, बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। फ्रॉस्ट बाइट वाले जो होते हैं उनसे जब उनकी कैफियत पूछी जाए तो वो ये नहीं बताते कि हमारी स्किन जल रही है, हमें जलन बहुत हो रही है, वो ये कहते हैं हमें दर्द बहुत हो रहा है। और ये दर्द कहाँ जा रहा है? वो कह रहे हैं हमारे सीधा दिमाग में लग रहा है, ये दर्द हमें दिमाग बता रहे हैं, और हमें हड्डियों के अंदर दर्द है हमारी, जबकि होना नहीं चाहिए। आपकी जब ऊपर से स्किन जल जाए तो आपको अंदर के दर्द का नहीं पता लगता। आप इसमें एनाटॉमी के अंदर जाए तो आपको पता लगेगा, जब आपकी ऊपर की स्किन जहां पे सेंसेस काम कर रहे होते हैं, अगर उसकी लेयर हटा दी जाए तो इंसान दर्द पेन फ्री हो जाता है, या फिर वो सेंसेस जी काम करना बंद कर दें। जैसे कि दुनिया के अंदर दो लोग मौजूद हैं जो पेन फ्री हैं, उनमें से एक जो है वो 96 साल की हो चुकी हैं, उनके सेंसेस काम नहीं करते, उन्हें कट वगैरह पड़ जाए तो उन्हें, लेकिन वो कहती हैं मुझे, हालांकि जब ये मेरा हाथ जलता है किसी चीज में तो मुझे खाल जलने की बू से पता लगता है, लेकिन वो कहती हैं जब मैं सर्दियों में या किसी आइस यानी जगह पे जाती हूँ पिकनिक मनाने, तो मैं जैसे ही पैर रखती हूँ तो मेरा दिमाग मुझे झंझना के बताता है कि मैं दर्द में हूँ, और हालांकि मेरे पैरों को कुछ भी नहीं हो रहा होता, लेकिन मुझे पता लग जाता है कि मैं, यानी कि आइस से बर्न होने वाली तकलीफ बिल्कुल अलग है, फायर से बर्न होने वाली तकलीफ अलग है। अब फायर से बर्न कौन लोग होंगे? हम जैसे गुनाहगार। आइस से बर्न कौन लोग होंगे? बिजली आइस से नहीं गुजर सकती, बिजली से तोड़ देती है। आइस जो है वो बिजली को तोड़ देती है, आइस जो है वो बिजली को, उसकी ताकत को कमजोर करती है। यही अगर आइस मेल्ट हो जाए तो बिजली की ताकत बढ़ा देती है। इसके लिए जो है ना, असल में आपको साइंस थोड़ी सी लाइट्स के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। 2016 के अंदर सारे जो आर्टिकल्स आए हैं, या फिर लूसीफर के जो आर्टिकल्स हैं, उनमें आप जाके देखें, आपको बहुत क्लियरली इस चीज के बारे में बताएंगे वो लोग, बहुत ज्यादा। हर चीज आंखों के सामने है, बस पर्दे के अंदर है, आप लोगों को ये पर्दा हटाने की जरूरत है, सिर्फ अरबी लैंग्वेज को समझ जाए। तो सिस्टर ये जो हेल्प फायर है ये भी बगैर धुएं की होगी फिर? नहीं नहीं, हेल फायर बिल्कुल अलग चीज है। हेल फायर जो है 70,000 गुना ज्यादा तेज है हमारी जमीनी आग से,
और जी वहां की आइस जो है वो हमारी जमीनी आइस से 70,000 गुना ज्यादा सख्त है। यानी वहां जाते साथ शैतान अगर कोशिश भी करेगा तो उसके दर्द की चीख, जो उसके दर्द होगी वो इंतहाई, यानी वो फ्रीज भी नहीं हो सकेगा लेकिन दर्द के मारे चिल्लाता रहेगा। उसकी तकलीफ बिल्कुल अलग है। इस तकलीफ को आप पता है किस तरह महसूस, आप जरा जो ना बस अपने हाथ को बचा के फ्रीजर के अंदर आप अपना हाथ रखिएगा बर्फ के ऊपर, हाथ रखने के बाद उसको हटाइएगा इतनी देर जितनी देर आप उसकी फ्रीजिंग बर्दाश्त कर सकते हैं। हटाने के बाद आप देखिएगा आपकी उंगलियां ऊपर से सुन्न होंगी लेकिन आपको दर्द फील हो रहा होगा, अंदर दर्द फील हो रहा होगा लेकिन ऊपर से उंगली सुन्न होगी। आप उंगली को टैप करेंगे आपको फील नहीं होगा कि आप टैप कर रहे हैं लेकिन अंदर दर्द महसूस होगा। तो इनकी मौत वो कुछ इस तरीके की है। फायर को फायर से नहीं मारा जाता, ये फायर नहीं है, नॉर्मल फायर नहीं है, ये लाइटनिंग्स हैं। लाइट्स कितने वोल्ट की लाइट है ये हमें नहीं मालूम। तो सिस्टर ये लाइट गेट कहाँ से की जाती है, कुछ ऐसा जिसका कुछ है मतलब? देखो बेटा, फायर से? सबसे अगर दुनिया के अंदर हम देखें तो नॉर्मली जो हमारी लाइट्स जो बन रही है वो पानी से बन रही हैं। ये तो नॉर्मली हमें 5वीं 6ठी क्लास की साइंस में पढ़ा दिया जाता है, पानी से बन रही हैं, नो लिक्विड। सिस्टर हम ओके हाँ वो ये तो हेलो, इस तो नहीं बात हो गई ना, हम इनकी हाँ हाँ। क्रिएशन के बारे में सोर्सेज की बात करें तो वो क्या होगा? यहाँ देखिए इनकी क्रिएशन के बारे में कुरान इतना ज्यादा डिटेल से नहीं बताता। हाँ लेकिन अगर हम तनाख के अंदर जाएं, यहूदियों की किताब तनाख, अगर वहां जाएं तो वहां पता लगता है कि इंसान ये जो है ना, इंसान के सामने कब कमजोर होते हैं, जब इंसान डरता नहीं है इनसे। तनाख इसके बारे में बताती है, यानी यहूदियों की किताब है तनाख, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब इंसान इनसे डरता नहीं है ना तब ये कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। यानी हमारा डर इनको ताकतवर करता है और हमारे डर से ही, क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और हमें जो है बाइबल के अंदर भी यही है और अहादीस में भी आता है कि अगर एक इंसान के साथ 2 फरिश्ते हैं तो 10 जिन्नात हैं। ठीक है, यानी जिन्नात की तादाद बहुत ज्यादा है। तो इनकी पैदाइश किस तरीके से होती है इसमें तनाख तो सिर्फ इतना ही बताता है, यानी कुरान इतनी ज्यादा डिटेल नहीं बताता इस बारे में, ना ही हम अहादीस में इतनी ज्यादा देखते हैं। लेकिन यहूदियों की किताब यानी उनकी अहादीस की किताब जो है वो तनाख है। तनाख में आता है कि ये जो है ना इंसान की कमजोरी पे ताकतवर होते हैं और उस वक्त ही ये अपनी औलादें पैदा करनी शुरू करते हैं। अगर हम डरें इनसे, हमारी खौफ की एनर्जी जो है इन्हें ताकत देती है। और ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो जहनी तौर पे कमजोर हों, जिन्हें हम लियोनाटिक कहते हैं, मेडिकली लैंग्वेज में लियोनाटिक पर्सन्स कहते हैं, यानी कि जिनका दिमाग जो है वो इतना ज्यादा ताकतवर ना हो। ये उनके इर्द गिर्द ज्यादा रहते हैं और उनके इर्द गिर्द ही आबादी इनकी ज्यादा बनती है, यानी हमारे खौफ पर पलते हैं। फिलहाल ये तनाख कहती है, मुझे इसका कुरान में नहीं मिला। अहादीस में ये है कि जो इनसे डरता है ये उसके आगे ताकतवर हो जाते हैं और जो इनको लड़ता है ये उसके आगे कमजोर पड़ जाते हैं। सो अहादीस में तो इतना ही आया है, लेकिन तनाख इनके बारे में इतनी डिटेल तो देती है, यानी यहूदियों की जो अहादीस की बुक है वो इतनी डिटेल तो देती है। ओके जज़ाकल्लाह सिस्टर, आई गेट माय पॉइंट। 2 आवर्स का सेशन हो चुका है, अगर ये लास्ट क्वेश्चन अगर किसी का है, नहीं तो हमें इस सेशन को फिर क्लोज करना है। ट्राशा रिकॉर्डिंग बंद कर दो प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम।